Hello students, myself Arvind Chaudhary. Basically I am working in AIIMS Neurology OT, Neurosurgery OT. Today I am here in this platform. We are here at the GRV Nursing Coaching Institute. GRV Nursing Coaching Institute एक दिल्ली NCR हरियाणा सेटअप के अंदर एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है. जैसा कि लाइक आप लास्ट 4-5 ईयर्स में हम इस सेटअप में हैं, हम इस सिस्टम में हैं, फॉलो कर रहे हैं. जैसा कि मैंने देखा है बहुत सारे हजारों के स्टूडेंट्स इस सिस्टम को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली. डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स जीआरवी नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फिजिकल सेटअप हैं, ब्रांचेस हैं एट द गुड़गांव, एट द रोहतक एंड द हिसार ब्रांचेस, ये सारे हमारे फिजिकल सेटअप है जहाँ पे हम लोगों के कंटिन्यूस क्लासेज रूटीनली सेटअप के अंदर चलती रहती हैं. क्लासेज में मॉर्निंग बैचेस है या इवनिंग बैचेस है. अब लास्ट फ्रॉम 1 ईयर से चाहे मेरे पास मैसेजेस हों या मेरे जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं मिस्टर मनदीप चौधरी, इनके पास मान सकते हो, एक स्टूडेंट की एक ह्यूज डिमांड रहती है कि सर कई स्टूडेंट्स हमारे उन लोगों में से ऐसे हैं कि जो लोग अपने क्लासेस के कंप्लीट होने के बाद, अपने 4 इयर्स के कोर्स कंप्लीट होने के बाद बेसिकली दे वांटेड टू कंटिन्यू द क्लासेस, दे वांटेड टू रीड, अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, वो एंट्रेंस की कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, बट उनके पास फाइनेंशियल बर्डन होने के कारण से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने वर्क को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, साथ में कुछ पढ़ना भी चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में चाहे एम्स दिल्ली हो या जितने भी ऑल इंडिया की जितने भी अलग अलग एम्स की ब्रांचेस हैं, चाहे जितमें हो, पीजे चंडीगढ़ हो, पीजे रोहतक हो, या हरियाणा की भी या पंजाब की, राजस्थान की कोई वैकेंसीज हो, उनमें परमानेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो लोग रिक्वायरमेंट है उनको, या उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. बट जैसा कि मैंने बताया, दे वांटेड टू वर्क इन द हॉस्पिटल, मीनवाइल दे वांटेड टू स्टडी. उन सब की डिमांड्स या इस पूरी कंसेप्ट को, स्टूडेंट्स की कंसेप्ट को हम लोगों ने साथ में लिया, उनके कंसेप्ट को हम लोग एक माइंड सेटअप में बनाया. हमारी जो भी फिजिकल टीम थी, जो जीआरवी नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो पूरी टीम थी, उनके साथ हमने डिस्कस किया. डिस्कस करने के बाद में जीआरवी ने एक अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो रहेगा जीआरवी नर्सिंग कोचिंग एंट्रेंस क्लासेस फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स दो दे वांटेड टू स्टडी फ्रॉम द होम. घर बैठ के या अपने किसी भी सिस्टम पे या कहीं पर भी जो अपने करंटली वर्किंग सिस्टम है, सेटअप में, वहां बैठ के वो लोग अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. जो भी ट्यूटर्स जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जो टॉप लीडिंग फैकल्टीज हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं लास्ट 3-4 ईयर से, वो लोग आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देंगे. आपको पूरा भी एक रिकॉर्डेड कंप्लीटली एक आपको सेटअप, एक पैकेज मिलेगा, कैरिकुलम मिलेगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, चाहे आपको फंडामेंटल हो, चाहे आपको साइकेट्रिक हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हो, चाहे पीडियाट्रिक हो, चाहे साइकेट्रिक हो, सारे सिलेबस को कंप्लीटली एक थरो एक आपको पैकेज के रूप में आपको मिलेगा, ताकि आप लोगों को जब भी आपके पास समय मिले, चाहे 1 घंटे का हो या दिन में 10 घंटे या 5 घंटे हो, आप उस सिस्टम को देखो, आप उन चीजों को पढ़ो, आप उनकी वीडियो क्लासेज जो हमारी है उनको आप ध्यान से सुनो, ताकि आपको बहुत कुछ नॉलेज जो हम लोगों के पास है, हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं, आप उससे सीखो. ये सारी कंसेप्ट ही जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एक लीडिंग रोल है. तो मैं अरविंद चौधरी आप लोगों के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्स, जैसे सपोज करंटली आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स. एम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी एग्जाम में नहीं देता, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, जिसके पास थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है या जिसने बहुत अच्छे से डीप में अपनी एंट्रेंस क्लासेस अटेंड किए, क्वेश्चंस अटेंड किए, वही स्टूडेंट्स इसमें कंप्लीटली उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. जैसा आप सबको पता है, आज के अंदर ऑल इंडिया की तरफ से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपटीशन में लगे हुए हैं, हर एक स्टूडेंट अपना कॉम्पीट कर रहा है. एवरीबडी वांटेड द गवर्नमेंट जॉब, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए. तो आप लोग इस चीज को कैसे कर सकते हो? उसके लिए जैसे मेरा एक सिस्टम मैंने आपको बताया, आप इस पूरे सिस्टम को देखिए, आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, आप अपने रनिंग नोट्स लीजिए, आप उनको आप एक बेसिकली आप अपनी एक डायरी बनाइए, सारी चीजों. जैसे सपोज मैं आपको ओबीजी पढ़ा रहा हूं, आप ओबीजी के बारे में जितने भी आपके पॉइंटेड आउट है, मैं यहाँ पे मेंशन करता रहूंगा पूरी क्लासेस में कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जिस चीज को आप अंडरलाइन करना है, मैं उस चीज पर ज्यादा फोकस करूंगा. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर बार मैं उसके बारे में बोलूंगा. तो प्लीज आप उन चीजों को साथ साथ में नोट करते रहना. हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन भी रहेंगे, आपको विजुअल्स भी मिलते रहेंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. अब आपको जैसे सपोज मैंने आपको बताया, आपके पास क्लासेस रहेंगी, थ्योरेटिकल मटेरियल हम आपको पूरा दे रहे हैं, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे इसके साथ साथ. बट मेरा आप सबसे बहुत ही डीपली, हार्टली आपसे रिक्वेस्ट है,
आप लोग एक काम और कीजिए, जितने भी आपके पास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मटेरियल है, आपके पास जो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आप डेली बेसिस पे, जैसे सपोज मैं भी आपको या मेरे जो भी को फैकल्टीज, मेरे को वर्कर्स, आपको सपोज कोई एमएसएन पढ़ा रहा है, कोई ओबीजी पढ़ा रहा है, कोई पीडियाट्रिक पढ़ा रहा है, तो जो टॉपिक आपको जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, आप उनसे रिलेटेड एमसीक्यू डेली बेसिस पे एटलीस्ट 100 to 150 या 200 क्वेश्चन डेली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अटेंड करने ही है। अगर जितने ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सपोज कीजिए आप अटेंड कर रहे हो, मान लीजिए आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो हमारी ऑनलाइन फैकल्टीज के द्वारा, आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ साथ आप ये एक शपथ ले लीजिए, आप ये प्रॉमिस लीजिए कि मैं जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कार्डियक के वह उसी सिस्टम के साथ कंप्लीट कर दूंगा। उसका फायदा ये होगा कि जो वो चीजें आपको ट्यूटर ने पढ़ाई हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यू के रूप में, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। जीआरबी के द्वारा जो थ्योरेटिकल मटेरियल दिया गया वो नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर। आपके एग्जाम में क्या आएगा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हो सकता है यू मे गेट 150 क्वेश्चन, यू मे गेट लाइक इन एम्स एग्जाम 200 क्वेश्चन विद माइनस मार्किंग। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो आप बुक्स को पढ़िए, हमारी तरफ से जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, एमसीक्यू मिल रहे हैं, आप उनको पढ़िए और देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनका क्या रेशनल होता है, क्या कंसेप्ट हम लोगों को फॉलो अप करना है। ऑलराइट, ये मेरा एक गुरु ज्ञान है आपके लिए, बहुत ही बड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसको आपको जरूर पढ़ना। विदाउट एमसीक्यू नो वन कैन सक्सेस इन दी एंट्रेंस एग्जाम। तो गाइज हम लोग इसी फॉलोअप को या इसी कंसेप्ट को ज्ञान में लेके या ध्यान में रहते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आने वाले टाइम में ये जो भी हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे, जो अपकमिंग क्लासेस होंगी आने वाले दिनों में, मैं मेनली यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टअप करूंगा आपके लिए ओबीजी। आप ये सब्जेक्ट चाहे आप जीएनएम हो या बीएससी हो, यूजुअली थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, जो आपका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर होता है उसके अंदर आपके इसके क्लिनिकल और आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं कॉलेज डेज के अंदर। आपने कॉलेज डेज में जो कुछ पढ़ा उन्हीं चीजों को हमें फर्दर रिवाइज अप करना है। उनमें जो एक्स्ट्रा नॉलेजेस हैं, जो डीप पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपके ट्यूटर के द्वारा या आपके द्वारा आपके कॉलेज डेज में मिस हो गए होंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके विजुअल्स आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा बेसिकली ओबीजी से रिलेटेड, ऑब्स्टेटिक्स से रिलेटेड आपकी एग्जाम्स के अंदर, चाहे मैं एम्स का एग्जाम्पल दूं, चाहे मैं पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम दूं, चाहे आपके जिपमेर का दूं, या सपोज कीजिए कोई भी बाकी अदर एम्स के एग्जाम का एग्जाम्पल दूं, एटलीस्ट सपोज कीजिए अराउंड 20 to 25% मटेरियल, अराउंड एटलीस्ट आप 20 तो लेके चलिए, मिनिमम 20% सिलेबस या 25% क्वेश्चंस आर कवर्ड बाय दी ओबीजी, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। मतलब ये एक बड़ा ह्यूज सिलेबस है, मतलब एक ह्यूज मटेरियल है। अगर सपोज कर सकते हो 100% में से 25% ओबीजी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या 25% ओबीजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर वैल्यू करता है। ओबीजी अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल। कई लोग इसको इजी मानते हैं, बट कई लोगों के लिए काफी सारे, एटलीस्ट फॉर द बॉयज के लिए एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग सिस्टम होता है ये। तो आपको इस चीज को, ओबीजी को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। ओबीजी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। ओबीजी के क्वेश्चंस हमेशा टेक्निक वाले आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा पॉइंट जो था वो आप शायद समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे समझना है, कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डायरेक्टली विद इन ए सिंगल वे में आपको आंसर देना है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ओबीजी को जितना मिनिमम से मिनिमम, जितना इजी वे में, सरल वे में आप लोग इस टॉपिक को समझ सको, आप इसके बारे में जा सको, आप इसके थरो नॉलेज के बारे में पढ़ सको कि बेसिकली है क्या ये चीज, क्या इस चीज के अंदर हम लोग इस सिस्टम में पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके कॉलेज के डेज में, आपको कॉलेज के अंदर आपको ये सिस्टम टफ लगा हो, बट मैं कोशिश करूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा ह्यूज एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पे कि किस तरीके से ये सिस्टम आपके लिए वर्कअप रहेगा। तो गाइज चलिए हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ये दो बड़ी ब्रांचेस हैं, दो बड़े सिस्टम हैं जिनके बारे में हम लोग बेसिकली इसके अंदर बात करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, बेसिकली जैसा कि आप सबको मैंने यहां पे नाम मेंशन किया है, एक जैसे वर्ड मैंने आपको बताया गायनेकोलॉजी। द वर्ड गायनेकोलॉजी ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्ड है। गायनेकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनेकोलॉजी? गायनेकोलॉजी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको आप FRS शॉर्ट में लिख सकते हो ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है फीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं
उनके बारे में स्टडी करना कि फीमेल के कौन कौन से जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। तो आप जैसा कि आप पढ़ते हो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, उसके अलावा उन ऑर्गन्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, कब जब कोई फीमेल बेबी अपने मदर के यूट्रस में या वूम्ब में होता है तो कैसे उसमें ग्रोथ होती है, क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उन ऑर्गन्स में, इसके अलावा वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा इन जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या कंजेनाइटल अनोमलीज हो सकती हैं। जैसे सपोज आपको मैं वर्ड बोलूं, सपोज कीजिए आपके लिए वर्ड आता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस, सपोज कीजिए एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये जो वर्ड है ये सारी की सारी कंजेनाइटल अनोमलीज हैं। वो सब कुछ चीजें हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर आएंगी। फिर जैसे सपोज कीजिए हम लोग बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, इनफर्टिलिटी के अलावा सपोज इफ आई डिस्कस रिगार्डिंग दी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के बाद में आप बात करते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अलावा यू कैन से लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑल राइट, दीज ऑल थिंग्स बेसिकली कम्स अंडर दी गायनेकोलॉजी. So basically I can say that gynecology means it is the study of female reproductive system and its related disorders. That's it. That is the meaning of gynecology. Now मैंने आपको क्या बताया, gynecology plus one more branch which we will discuss under the OBG, that is the obstetrics. Obstetrics. Now सेम लाइक गायनेकोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया, आपने गायनेकोलॉजी का मीनिंग बोला, यहां पर आप वर्ड पूछ रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स? ऑब्स्टेट्रिक्स का क्या मतलब होता है? सो ऑब्स्टेट्रिक्स मींस इट इज द स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर. दैट्स एवरीथिंग कम्स अंडर द ऑब्स्टेट्रिक्स. So hope now it is clear that exactly आपको समझ में आया होगा कि हम गायनेकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे और ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोगों के लिए क्या रहेगा. जैसा मैंने आपको गायनेकोलॉजी में सारे एग्जांपल्स दिए, हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या पढ़ने जाएंगे? ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी होता क्या है, क्या क्या प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिफरेंट इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, गेस्टेशनल एज, ईडीडी, सो एंड सो, सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड फीमेल के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फीमेल की बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं उसकी बॉडी के सिस्टम्स में, वो सारी चीजें यहां पर ऑब्स्टेट्रिक्स में होती हैं. इसके अलावा प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए या प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई सपोज कीजिए मदर को या फीटस को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं, वो सारी चीजें यहां पर होती हैं. जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं एमनियोसेंटेसिस, दैट आल्सो कम अंडर दी ऑब्स्टेट्रिक्स. एमनियोसेंटेसिस तो वो भी सारा ऑब्स्टेट्रिक्स में आता है. तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब हमने प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में मदर को होने वाली कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स जैसे गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, अबॉर्शन है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, प्लेसेंटा प्रीविया है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा है, एपीएच है, पीपीएच है, ये सब कुछ एवरीथिंग दिस ऑल थिंग्स कम अंडर दी ऑब्स्टेट्रिक्स. क्या क्या ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकेशंस यूज होती हैं, क्या क्या ऑब्स्टेट्रिक या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या लेबर से रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं. जैसे एग्जांपल एपिसियोटोमी क्या होता है, एपिसियोटोमी के बाद में सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन के बारे में पढ़ना, वैक्यूम डिलीवरी के बारे में पढ़ना, फोर्सेस डिलीवरी के बारे में पढ़ना, वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर. सो नाउ I wish that I request to think that this the word gynecology and the word obstetrics is completely clear for you guys, right? Okay, now under this word जो गायनेकोलॉजी मैंने आपको वर्ड बोला, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए, ज्यादा इसके अंदर मसाला ना बने, राबड़ी ना बने, मतलब चीजें कंफ्यूज ना हो, तो लो जो बेस लेवल जिस स्टूडेंट का क्लियर नहीं उसका भी क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्टली मेरी प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द गायनेकोलॉजी. वंस द गायनेकोलॉजी इज क्लियर, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर दी ऑब्स्टेट्रिक्स. उसके बाद में मैं जाऊंगा ऑब्स्टेट्रिक्स की तरफ. फाइन. आप गायनेकोलॉजी में सर मैं आपके पास अगर देखिए
अगर कोई चीजें पहले से क्लियर होता है कि आपके पास कोई इंडेक्स बना हुआ है, आपकी चीजें क्लियर हैं कि हम इन इन टॉपिक्स के बारे में पहले इस चीज में डिस्कस करेंगे, फिर हम इन इन टॉपिक्स के बारे में ऑब्स्टेट्रिक्स में डिस्कस करेंगे। तो गायनेकोलॉजी में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या चीजें हम लोगों को डिस्कस करना है, वो चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद में इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का या ऑर्गन्स का, एक फीमेल बेबी का मदर के यूट्रस में किस तरह से ग्रोथ होती है, क्या मुलेरियन डक्ट होती है, किस तरीके से बाकी ऑर्गन्स बनते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। देन हमारे पास एक वर्ड आएगा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद में मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज के बाद में जैसा कि लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लासेस दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या फेजेस होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या सिस्टम होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर डिस्कस होंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा यहीं पे इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट एवरीथिंग लाइक डिसऑर्डर्स में हम लोग बात कर सकते हैं लाइक अमीनोरिया, डिसमेनोरिया, सपोज कीजिए हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, या सपोज आप कह सकते हो मेट्रोरेजिया, मेनोमेट्रोरेजिया, देन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको आप पीएमएस बोलते हो, दीज ऑल थिंग्स प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये सारी की सारी चीजें जो भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं फीमेल को, जो जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, दैट एवरीथिंग हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसी से अगले रिलेटेड हमारा एक टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फाइन, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। आफ्टर दैट आप इन सबको नोट करते रहना साथ साथ में, ताकि आपको एक आइडियाज मिले कि सर आने वाली क्लासेस में या इन जो हमारी अपकमिंग क्लासेस का जो सेशन होगा हम लोग किस किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्दर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग PID, PID मींस पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज के अलावा नेक्स्ट होगा हमारा STD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STD? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, एग्जांपल गोनोरिया आता है, गोनोरिया, HIV, इसके अलावा भी गोनोरिया हो गया, HIV हो गया, और भी बहुत सारे फर्दर डिजीज हैं यहाँ पे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस अंडर दी STD। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर। फर्दर व्हेन वी गो फॉर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट, बट ये जो टॉपिक होगा हमारा STD, दैट आल्सो विल कम अंडर दी गायनेकोलॉजी। फाइन, आफ्टर दी STD वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फीमेल को फेस हो सकते हैं, दैट आल्सो वी विल कम अंडर दिस टॉपिक। All right, we will discuss regarding infertility. Infertility का मतलब होता है it is the inability of a female to produce the offspring. Inability to produce a offspring मतलब बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाना even after the 1 year of continuous unprotected coitus, means the couples they are not using any kind of contraceptive devices, any kind of barrier methods or any kind of contraceptive methods, you can say simply, उन मेथड्स को ना यूज करते हुए भी फीमेल cannot able to conceive, she cannot able to conceive, she can't produce the baby from last 1 year, then the word comes under the infertility. Okay, here itself मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूं। इनफर्टिलिटी के बाद में हमारा एक टॉपिक होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जो वर्ड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड्स लाइक यू कैन डिस्कस अंडर द कम्युनिटी, यू कैन डिस्कस अंडर द गायनेकोलॉजी, बोथ थिंग्स, दोनों साइड में ये टॉपिक आता है, बट अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द वर्ड दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो गाइज, जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है इन सारे टॉपिक्स के बारे में, दिस ऑल थिंग्स वी विल कम अंडर दिस
गायनेकोलॉजी टॉपिक, हम इस टॉपिक के बारे में हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा मैंने क्या बोला, एज आई रिक्वेस्टेड यू अगेन इन द प्रीवियस टाइम दैट प्लीज बी फोकस, आप थोड़ा सा फोकस रहना, आप ध्यान से सुनना कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। मैं जहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करना है। इसका मतलब हुआ क्लियरली आई एम सेइंग दैट आपको उसको अंडरलाइन करना ही है। यू हैव टू रीड दैट अगेन एंड अगेन, द वर्ड विच आई मेंशन क्लियरली इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, देन जैसा कि हम लोग लाइक ऑब्स्टेटिक्स के बारे में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी वो हम लोग जैसे गायनेकोलॉजी कंप्लीट करूंगा मैं, एज आई फिनिश माय गायनेकोलॉजी टॉपिक्स ऑल द टॉपिक्स, देन अंडर द ऑब्स्टेटिक्स व्हाट आर द थिंग्स आई विल कवर। ऑब्स्टेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, इसकी क्या इंडेक्स होगी, टॉप से लेके बॉटम, जैसा मैंने आपको गायनेकोलॉजी में लिखा है एवरीथिंग आई विल मेंशन क्लियरली, ताकि अभी मैं अगर ऑब्स्टेटिक्स के टॉपिक लिखूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आने वाले सेशन में आपको ऑटोमेटिकली ये टॉपिक्स मिल जाएंगे कि सर इस टॉपिक्स में क्या क्या चीजें के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो गाइज टुडे इटसेल्फ लाइक इस सेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले गायनेकोलॉजी के बारे में, और गायनेकोलॉजी के बारे में भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। ऑल राइट, देखिए लाइक जैसा कि मैंने पहले आपको ऑलरेडी डेफिनेशन क्लियरली स्टेट किया था, गायनेकोलॉजी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट रिलेटेड फर्दर डिसऑर्डर्स, एवरीथिंग विल कम अंडर दी गायनेकोलॉजी। नाउ देखिए एक वर्ड आता है, जैसे सपोज कीजिए एक नया शब्द मेरे दिमाग में आया, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रोलॉजी? How can you define the word andrology? Andrology word is basically used for the male. Exactly, for the male. Andrology का मतलब होता है it is the study of male reproductive system and its related disorders, that is called as andrology. तो प्लीज जब आप गायनेकोलॉजी वर्ड याद करते हो तो आपको एंड्रोलॉजी वर्ड भी याद रखना चाहिए। सपोज कीजिए मेल के अंदर भी एसटीडी हो सकता है, मेल के अंदर जो जेनाइटल ट्रैक्ट है मेल का, हो सकता है कि वहां पे टेस्टिस से रिलेटेड, हो सकता है एपिडिडाइमिस या सेमाइनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो वो सारी चीजें एंड्रोलॉजी में कवर होती हैं। फाइन, नाउ बेसिकली जैसे सपोज कीजिए हम लोग बात करते हैं, यहां पे वर्ड इंट्रोडक्शन ही लिखा है मैंने, तो आप लोगों के लिए बेसिकली एक सिंपल सी बात होती है, जैसे सपोज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैं बात मेल की कर रहा हूं, ध्यान से सुनने ला। ऑलराइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले एक वर्ड होता है गोनाड्स, और फीमेल का गोनाड क्या होता है? ओवेरी। एंड मेल के गोनाड, मेल के पास गोनाड्स के लिए होते हैं टेस्टिस। क्लियर? टेस्टिस इज ए पेयर स्ट्रक्चर, दो टेस्टिस होते हैं। इसी तरीके से ओवेरी, ओवेरीज ऑल्सो ए पेयर स्ट्रक्चर, दो ओवेरीज होते हैं। फाइन, चलिए गोनाड्स वर्ड किसे कहा जाता है? गोनाड्स आर द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस द गैमेट्स। गोनाड्स वह स्ट्रक्चर है जो बेसिकली जैसे फीमेल हो या मेल हो उन ह्यूमन बींग्स के लिए बेसिकली गैमेट का प्रोडक्शन कर रही है, उसको कहते हैं हम लोग गोनाड्स। जैसे सपोज कीजिए मैं बात कर रहा था ओवेरी की, ओवेरी दे प्रोड्यूस दी ओवम, और ओवम क्या है? ओवम इज ए गैमेट, ओवम इज ए गैमेट। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, जैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवम जो होगा बेसिकली केवल एक ही प्रोड्यूस होगा। आई मीन टू से दैट, मैं इसको सरल भाषा में आपको क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूं। मतलब मेरा यह कहने का है कि इन ए सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवेरी प्रोड्यूस ओनली वन ओवम, ओनली वन पर्टिकुलर ओवम। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर केवल एक गैमेट का प्रोडक्शन होगा। गैमेट किसको बोला है मैंने? ओवम को। और गोनाड्स किसको बोला मैंने? ओवेरी को। केवल कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं, हम आपको ऑब्स्टेटिक्स में उनके बारे में, जैसे आपको मैं मल्टीपल प्रेगनेंसी पढ़ाऊंगा उस समय ये चीज क्लियर होगी कि कुछ कंडीशंस के अंदर जो
टेस्टिस होते हैं या ओवेरी होता है, या जैसे दोनों साइड के जो बाइलेटरल ओवरीज होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस दी मल्टीपल ओवम, दे कैन प्रोड्यूस दी मल्टीपल ओवम, और वो कंडीशंस बाकी अलग होंगी, जैसे सुपरफिटेशन है, सुपर फिकंडेशंस होती हैं, दोज आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस. अदरवाइज नॉर्मली इन ए नॉर्मल कंडीशंस द एवरी फीमेल इन ए सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओनली वन गोनाड दे विल प्रोड्यूस दी वन सिंगल गैमीट एंड द गैमीट नेम इज ओवम. आप जब यहां पे वर्ड ओवम याद रखते हो तो ओवम के बारे में याद रखना. Ovaries, they basically, I will clearly mention you over here. Ovaries are producing the ovum with the process of oogenesis. So basically, gamete के प्रोडक्शन की जो फिजियोलॉजी होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है oogenesis. तो बेसिकली ओवेरी के बाहर सबसे पहले आउटर एरियाज होते हैं. उस आउटर एरिया में सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है, इसका नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियल लेयर. Ovaries are basically outer layer, the covered layer which is called as germinal epithelial layer. Germinal epithelial layer. This germinal epithelial layer, this is the area where the starting cells, आपने जैसे सपोज सुना होगा नाम, जैसे ओवम वर्ड आता है तो ओवम की सबसे पहले प्राइमरी सेल जो स्टार्टिंग सेल्स होती है जिसका नाम होता है ऊगोनिया. क्या नाम है? ऊगोनिया. तो जो ओवम की सबसे पहले जो स्टार्टिंग सेल है ऊगोनिया, इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस जर्माइनल एपिथेलियल लेयर. सो आपको मैंने क्या बताया, बेसिकली जो गोनाड था, गोनाड का नाम था ओवेरी, एंड ओवेरीज आर प्रोड्यूसिंग दी ओवम. और स्टार्टिंग में मैंने क्या वर्ड यूज किया, ओवम की जो सबसे पहले प्राइमरी जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर थी जिसका नाम था ऊगोनिया, इट इज प्रोड्यूस्ड ओवर दी जर्माइनल एपिथेलियल लेयर. फाइन. और उस पूरी प्रोसेस को जैसे सपोज कीजिए ऊगोनिया से लेके एक मेच्योर ओवम तक सेकेंडरी ऊ साइड जिसको मैं कह सकता हूं फर्टिलाइजेशन से पहले 14th ईयर, आप जैसे अप्रोक्सीमेटली सब लोग पढ़ते हो या याद रखते हो, अप्रोक्सीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, ऑलमोस्ट आप 14 बोल सकते हो, 15 भी कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ऑन द 14th डे ओवुलेशन होता है. मतलब ओवेरी का रप्चर होता है और ओवम वहां से बाहर रिलीज होता है. जब ओवम वहां से बाहर रिलीज होता है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte. आप उसको एक मेच्योर ओवम नहीं कह सकते, यू कैन कॉल एज ए सेकेंडरी oocyte या अनफर्टिलाइज्ड ओवम बेसिकली. और ये 14th डे रिलीज होता है. तो ये जब एक मेच्योर प्रोसेस हुई कि स्टार्टिंग से पहले दिन से लेके फर्स्ट डे से लेके 14th डे तक पूरा एक ओवम का बनना और इसका बाहर रिलीज होना, ये सारी प्रोसेस कहती है oogenesis. एंड यूजुअली एक फीमेल के अंदर oogenesis के अंदर यूजुअली टाइम टेक्स अराउंड 1 वीक और यू कैन से 6 to 8 days. और मैक्सिमम एवरेज सबसे बेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स में ये वर्ड ज्यादा यूज किया गया है 7 days. तो oogenesis की प्रोसेस में एक ओवम के बनने की प्रोसेस के अंदर सेकेंडरी oocyte में जिसको कह सकता हूं, उस प्रोसेस में टाइम लगता है 6 से 7 दिन का. आप कह सकते हो या आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि oogenesis वर्ड कहते किसे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oogenesis. यू कैन सिंपली से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम. फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis. और इसमें इतने दिन का टाइम लगता है. बनाता कौन है? गोनाड. कौन सा गोनाड? फीमेल गोनाड. उसका नाम क्या है? ओवेरी. एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक साइड का ओवेरी जो होगा वही केवल ओवम का प्रोडक्शन करेगा. अल्टरनेटिवली इन द नेक्स्ट मंथ अनदर ओवेरी जो बायलेटरल दूसरी साइड का ओवेरी है ऑपोजिट साइड का फीमेल में, दैट विल प्रोड्यूस दी ओवम. क्लियर? तो अब आपको यहां पे बात हम लोग ओवम से रिलेटेड ही कर रहे थे तो हम इसी चीज को कंटिन्यू लेके चलते हैं आगे. मैंने आपको क्या कहा, फीमेल के पार्ट्स होते हैं. फीमेल यूजुअली हैव ए वन पेयर ऑफ गोनाड्स. गोनाड्स का मतलब क्या हो गया? ओवेरी. ओवेरी प्रोड्यूस द गैमीट और उस गैमीट का नाम क्या है? ओवम. ओके, ये भी क्लियर हो गया. इस पूरी प्रोसेस को, ओवम के बनने की प्रोसेस को मैंने क्या बोला? oogenesis. एंड oogenesis में टोटली कितने दिन का टाइम लगा? सर यू कैन क्लियरली से दैट अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम लगा. प्रोसेस स्टार्ट हुई जर्माइनल एपिथेलियल लेयर थी किसकी? ओवेरी की. तो ओवेरी की जो आउटर एरिया था जर्माइनल एपिथेलियल लेयर थी, इसने सबसे पहले ऊगोनिया को बनाना शुरू किया. चलिए बात खत्म हुई हमारी, ये टॉपिक क्लियर हुआ हमारा. अब आपके लिए बेसिकली जिस समय ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte को मैं अभी भी आप लोगों को बता देता हूं, ये एक मेच्योर ओवम नहीं है. ये एक मेच्योर ओवम नहीं है. ओवम मेच्योर कब होता है? ओवम मेच्योर होता है जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जब उसको स्पर्म पेनिट्रेट करता है. जब तक स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक ओवम के अंदर जो लास्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, सॉरी लास्ट उसकी जो डिवाइडेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फीमेल में सपोज कीजिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर कोइटस नहीं हुआ
सेफ पीरियड, सॉरी जो रिस्की पीरियड था उस समय, अगर वो कंसीव नहीं कर रही है, इसका मतलब उसका जो ओवम था वो बेसिकली पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ, विदाउट मैच्योरेशन वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया, उसकी डेथ हो गई और बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया। ये चीज आपको क्लियरली ध्यान रखनी है। मतलब ओवम मैच्योर कब होगा? जब उसका फर्टिलाइजेशन होगा, अनटिल एंड अनलेस ये कंप्लीटली मैच्योर नहीं होता। फाइन, चलिए अगले मुद्दे पे आते हैं। अब गाइज आपको यहां पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये होता है, यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां पे पॉइंट याद रखने वाला ये होता है कि जो ओवम है, जो ओवम बाहर रिलीज हो रहा है, आप कह रहे हो सर 14th डे ओवुलेशन होता है, मैंने क्या बताया? 14th डे ओवुलेशन होता है। जिस समय ये ओवम रिलीज होता है, इसका नाम तो फीमेल गेमीट ही है, और इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, कितने गुणसूत्र होंगे? इट विल हैव 23 क्रोमोसोम। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यू हैव टू क्लियरली नोटिस दैट मैंने 23 क्रोमोसोम बोले, 23 पेयर नहीं बोला है। पेयर का मतलब 46 हो गई, मैं कितने बोल रहा हूं? 23 क्रोमोसोम्स। इट मींस दैट दिस सेल, ओवम इज ए सेल, ये कोशिका होती है, दिस सेल डज नॉट हैव कंप्लीट बंच ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जेनेटिक मटेरियल, इसके पास हाफ जेनेटिक मटेरियल है। हाफ जेनेटिक मटेरियल कहां से आएगा? स्पर्म की तरफ से आएगा, मतलब मेल की तरफ से आएगा। दोनों मिलेंगे तब जाके कितना बनेगा? एक कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल 46, मतलब आप कह सकते हो 23 पेयर। तो अभी हमारे पास उस चीज पे हम लोग नहीं चल रहे हैं, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, ओवम विल हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, ओनली 23 क्रोमोसोम्स। और इस ओवम को, जिसके पास ओनली 23 क्रोमोसोम्स है, इस ओवम को आप बेसिकली बोल सकते हो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। आप क्या कह सकते हो इसको? आप इसको बोल सकते हो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये सबसे बेस्ट वर्ड रहेगा। और यू कैन से सिंगल एन, ओनली वन एन स्ट्रक्चर, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। चलिए ये शायद आपको चीज समझ में आई होगी, मैंने आपको ओवम के बारे में बताया। अब एक और चीज आपको याद रखना, ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? मतलब ये है मेरा पॉइंट कहने का कि एक बार अगर ओवम रिलीज हो गया, सपोज कीजिए 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन बाहर ओवुलेशन हो गया, तो ये ओवम फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है कब तक जीवित रह सकता है मैक्सिमम, और कब तक वो सरवाइव कर सकता है, मतलब कितने टाइम वो स्पर्म का वेट कर सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ऑलराइट, ओवम का लाइफ स्पान जो होता है वो होता है 12 से 24 घंटे, मैक्सिमम यू कैन रिमेंबर 24 आवर्स, मतलब 1 डे ऑन फ्रॉम द डे ऑफ ओवुलेशन। जिस समय ये ओवरी से रप्चर हुआ, जैसे ही ओवरी, उसके बाद इसके पास एक दिन का टाइम होता है मैक्सिमम, मतलब 24 आवर्स, मैक्सिमम मैंने बताया 24 आवर्स। तो द लाइफ स्पान मतलब टोटल लाइफ, द लाइफ स्पान ऑफ ओवम इज 12 to 24 आवर्स। लाइफ स्पान 12 से 24 घंटे। किसकी बता रहा हूं मैं? ओवम की। जो ओवम रिलीज हुआ है सेकेंडरी oocyte, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऑलराइट, फाइन। तो गाइज मैंने आपको बेसिकली oogenesis के बारे में थोड़ा सा आइडियाज दिया। फर्दर oogenesis के बारे में जब मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा उस समय पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा एग्जैक्टली कि प्राइमरी oocyte क्या होता है, oogoनियाज क्या होते हैं, किस तरीके से बेसिकली माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, वो सारी चीजें हमारे पास जब ऑब्स्टेट्रिक्स का इंट्रोडक्टरी पॉइंट आएगा जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, उस फर्टिलाइजेशन टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। वहां पे आपके पास फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियोलॉजी होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, वहां पे हम लोग इसके बारे में फर्दर डिटेल्स करेंगे। ऑलराइट, सो ओवरऑल रिगार्डिंग दी ओवरी या ओवम आपने कुछ आइडियाज लिए होंगे। आपको oogenesis समझ में आया, oogenesis के बाद में ओवम का लाइफ स्पान समझ में आया। ओवम का लाइफ स्पान, oogenesis में टोटल कितने दिन का टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 डेज का टाइम लगता है। oogenesis होता कहां पर है? ओवेरी के अंदर होता है। स्टार्टिंग oogenesis की होती है जर्माइनल एपिथेलियल लेयर से, उसके बाद में जो ओवम है वो oogonia बड़ा होता है और वो फोलिकल्स के अंदर चला जाता है, और ओवेरी के जो फोलिकल्स होते हैं वो उस ओवम को बड़ा करते हैं, और 14th डे 14वें दिन उसको रिलीज कर देते हैं बाहर, और वो कहां चला जाता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फाइन, चलिए ये मीटर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चीज के बारे में मुझे आशा है, मैं सोच सकता हूं कि आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे। चलिए अब जैसा कि आपने डिस्कस किया यहां पे कि जो ओवम था उस ओवम के पास केवल 23 क्रोमोसोम थे, मतलब ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थी। इट इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर आप सपोज कीजिए बात करते हैं किसकी? स्पर्म की, तो बेसिकली स्पर्म जो होता है, मैं बात कर रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मेल के पास भी जो गोनाड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आर दी मेल गोनाड्स।
फाइन, टेस्टिस आर दी मेल गोनाड्स। और ये एक पेयर स्ट्रक्चर होती है, मतलब संख्या में टेस्टिस कितने होते हैं? 2। ऑलराइट, एंड टेस्टिस जब मतलब जो मेल गोनाड्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस द मेल गैमिट, और उस मेल गैमिट का नाम क्या होगा? स्पर्म। ऑलराइट, बेसिकली दे विल प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ, यू कैन से द स्पर्मेटोजोआ और यू कैन से द स्पर्म। सो बेसिकली टेस्टिस के अंदर प्रोडक्शन होगा स्पर्म का। आप स्पर्म के लिए कह सकते हो दिस इज ए मेल गैमिट। स्पर्म क्या है? स्पर्म इज ए मेल गैमिट। ऑलराइट, नाउ स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? स्पर्म विल आल्सो हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। सो आप बेसिकली क्लियरली आप स्पर्म को भी बोल सकते हो स्पर्म इज आल्सो ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। स्पर्म इज आल्सो ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर और इट विल हैव ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑलराइट, अब जब सपोज कीजिए फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है? फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक पार्ट होता है एम्पुला, बेसिकली इस्मस एम्पुलरी जंक्शन कह सकते हो आप उसको, कि इस्मस की जहां पर एंडिंग होती है और जहां से एम्पुला की शुरुआत होती है, एम्पुलरी इस्मस जंक्शन, उस जगह पे एक्यूरेटली फर्टिलाइजेशन होता है। बट ये बहुत सारा टफ नाम मैंने बोल दिया, आप सिंपली याद रख सकते हो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी एम्पुला, और सिंपली यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, इस्मस एम्पुलरी जंक्शन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली यहां पर होता है, इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। फीमेल के ओवम, फीमेल का ओवम एंड मेल के स्पर्म का जब फ्यूजन होता है, स्पर्म जब ओवम को पेनिट्रेट करता है, तब जाके जो प्रोसेस कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। ये पूरी पेनिट्रेशन की प्रोसेस, कैसे स्पर्म अंदर जाता है, किस तरीके से ये स्पर्म के अंदर पेरीविटेलाइन स्पेस या बाहर की जो अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करता है। फाइन, कैसे फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, कैसे मेल प्रोन्यूक्लियाई स्पर्म के अंदर जो होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स, ये कैसे मिलते हैं, कैसे जाके आगे फर्दर प्रोसेस जाइगोट बनता है, वो सारी चीजें आ गई फर्टिलाइजेशन के अंदर। और फर्टिलाइजेशन का लास्ट रिजल्ट, मतलब परिणाम क्या निकलेगा? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? दैट इज द जाइगोट। सो द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी जाइगोट। अब देखिए, जाइगोट एक नई सेल बनी है, नई स्ट्रक्चर बनी है। जाइगोट में मिक्सअप है, फीमेल वाले क्रोमोसोम्स भी हैं और मेल के क्रोमोसोम्स भी हैं। तो फीमेल के क्रोमोसोम्स और मेल के क्रोमोसोम्स जब आपस में ज्वाइंट हो गए तो जाइगोट विल हैव 46 क्रोमोसोम्स। प्लीज रिमेंबर, ये याद रखने की चीज है, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जाइगोट विल हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जाइगोट के पास टोटल 46 मतलब 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो आप जाइगोट को एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कह सकते हो। जाइगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, प्लीज याद रखना, जाइगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर और यू कैन से 2n स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब फर्दर चीजें जाइगोट के बारे में क्या होता है, क्या सब चीजें होती हैं, उन सब के बारे में आगे हम लोग जब ऑब्स्टेटिक्स पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में डिटेल में हमारे पास डिस्कशन होगा, क्या जाइगोट होता है, क्या फर्दर चीजें होती हैं। बस आपको मैं यहां पर याद रखने के लिए बोल दूं, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो नई चीज बनी थी उसका नाम था जाइगोट। ऑलराइट, और ये जो स्ट्रक्चर होती है जाइगोट, हम इसको कंटिन्यू कहेंगे। जाइगोट रहेगा ये 0 to 2 वीक तक, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब कोई फीमेल कंसीव कर लेती है तो कंसीव करने के बाद उस फीमेल के अंदर जो अंदर नया एक सपोज कीजिए गुण डेवलप हो रहा है, वो 2 वीक्स तक, फर्टिलाइजेशन के 2 वीक्स तक आप उसको क्या कहोगे? यू विल कॉल एज ए जाइगोट। ये स्ट्रक्चर रहेगी जाइगोट के रूप में। अब जैसे 2 वीक कंप्लीट होंगे, अगले 3 से 8 वीक तक, 8 सप्ताह तक, अगले 3 to 8 वीक तक आप इसको जाइगोट ना बोल के नाउ यू विल कॉल एज ए एम्ब्रियो। यू विल कॉल एज ए एम्ब्रियो। देखिए, फीमेल का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है या बेबी का मान लीजिए जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी के अंदर अपने मदर की यूट्रस में, सबसे क्रूशियल पीरियड होता है एम्ब्रियो। सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पीरियड होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, बिकॉज एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस? इट इज द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ organs, body organs, the word that is called as a
ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स का बनना, नए शरीर के अंदर हार्ट बनना, हार्ट का बनना, ब्रेन का बनना, किडनीज का बनना, लीवर का बनना, लंग्स का बनना, ये सारी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनना, चाहे मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, जो कुछ भी हो, सबका डेवलपमेंट होना वो सारा इस पीरियड में होता है। कौन से पीरियड में? एम्ब्रियोनिक पीरियड में। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट कब होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट कब होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है बाय द एंड ऑफ 8th वीक, 8वें सप्ताह के एंड में। मतलब जब बेबी का एम्ब्रियोनिक पीरियड खत्म हुआ, उसके साथ साथ उसका ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड भी कंप्लीट हो गया। मतलब आई कैन से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली व्हाट एवर इट इज दैट कि बाय द एंड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस बेबी विल बी दैट प्रोडक्ट विल बी ए ह्यूमन एम्ब्रियो। आप उसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो? ह्यूमन एम्ब्रियो। मतलब वो एक, आप एग्जैक्टली उसकी स्ट्रक्चर से आपको देख के पता चल जाएगा, आप कह सकते हो कि हाँ ये एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक होने वाला ह्यूमन बीइंग है, ये डेवलप हो रहा है। उससे पहले वो हो सकता है किसी एनिमल का भी एम्ब्रियो हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बट 8 वीक के बाद जब उसका ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सारे ऑर्गन जब फॉर्म हो जाएंगे, बन जाएंगे, मतलब वो पीरियड होगा 8 वीक का। किसी भी फीमेल के अंदर अगर प्रेगनेंसी के अंदर मान लीजिए, जैसे आपने नाम सुना होगा स्टोर्स या टोर्स, जितने भी वायरल इंफेक्शन होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है या हर्पस सिम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे इंफेक्शन जो वायरल इंफेक्शन होते हैं, ये उस फीमेल के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस के समय में, जब उसके अंदर बेबी में ऑर्गन्स बन रहे हैं। आप सोचिए उस समय अगर यूट्रस में कोई इंफेक्शन हो गया और वो इंफेक्शन बेबी की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो डेफिनेटली बेबी के अंदर कंजेनाइटल अनोमलीज होंगी। हो सकता है बेबी का हार्ट ना बने, हो सकता है बेबी के हार्ट में चैम्बर्स ना बने, ऑलराइट, हो सकता है बेबी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ना बने, ऑलराइट, हो सकता है ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, बेबी मेंटली रिटार्डेड हो जाए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का प्रॉपर क्लोजिंग ना हो। ये सारी चीजें इस पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली होती हैं। ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि कई बार अगर फीमेल को वायरल इंफेक्शन बहुत सीवियर है, मान लीजिए रूबेला वगैरह, तो कई बार फीमेल को हमें अबॉर्शन की भी सजेशन करनी पड़ती है, एडवाइस करनी पड़ती है, बिकॉज अगर वो फीमेल इस एम्ब्रियोनिक पीरियड में उस वायरल इंफेक्शन के साथ अगर कंटिन्यू करेगी, डेफिनेटली इट इज द हायर प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे किस चीज के? उस फीमेल के अंदर जो उनका बेबी होगा यूट्रस के अंदर, उसके अंदर कंजेनाइटल अनोमलीज होने के। ऑलराइट, फाइन। 8 वीक के बाद में, 8 सप्ताह के बाद में, अगले 9th वीक से लेके 40 वीक तक अब हम इस बेबी को क्या बोलेंगे? फीटस। तो आपने देखा 3 चीज, जाइगोट, एक ही बेबी के जो अपने मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उस बेबी के देखिए जाइगोट, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद में फीटस। 3 अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। मतलब बेबी संसार में नहीं आया, इस दुनिया में नहीं आया, आने से पहले ही उसका नामांकन हो गया। 3 अलग अलग नामों से उसको, या 3 बार उसके नाम चेंज कर दिए गए। फाइन। तो शायद आपको इतनी सारी चीजें, जो कुछ मैंने आपको क्लियरली किया है, जो कुछ मैंने आपको बताया है, शायद समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब गाइज मैंने आपको यहां पे एक वर्ड यूज किया था जाइगोट, और मैंने आपके लिए बोला था कि जाइगोट विल हैव 46 क्रोमोसोम्स। जाइगोट के पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? जाइगोट के पास होंगे टोटल 46 क्रोमोसोम्स। अब उन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर, जो 46 क्रोमोसोम्स है, उन 46 क्रोमोसोम के अंदर फाइन, इसके अंदर बेसिकली आई कैन से 2 विल बी द सेक्स क्रोमोसोम and remaining 44 will be the autosomes। 2 तो होंगे सेक्स क्रोमोसोम, ये हो सकता है XX हो सकता है XY हो। अगर XY है तो मेल बेबी होगा, और अगर XX है तो डेफिनेटली फीमेल बेबी होगा, वो किस्मत की बात है। फाइन, चलिए, तो मैंने क्या बोला? 2 क्रोमोसोम्स होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स, वो उस बेबी में जो फीटस होगा उसमें सेक्स का निर्धारण करेंगे कि इस बेबी में उसका सेक्स आने वाले टाइम में मेल होगा या फीमेल होगा, वो इन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद होंगे ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का नंबर कितना है टोटली? हाउ मेनी ऑटोसोम्स विल बी देयर? 44 ऑटोसोम्स। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि ऑटोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोसोम्स? ये क्रोमोसोम्स या ये जो ऑटोसोम्स हैं, ये क्या काम करवाएंगे उस फीटस के अंदर? यस, autosomes are basically responsible, autosomes are responsible for the development of fetal organs, body organs, heart, brain, reproductive organs, vital organs, skin,
जितने भी ग्लैंड्स होती हैं उन सब के डेवलपमेंट के लिए, उन सब के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। अगर इन ऑटोसोम्स में कोई गड़बड़ हो गई, अगर इन ऑटोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द ऑटोसोम्स, द बेबी विल हैव कंजेनाइटल एनोमलीज। होप आप सबने नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का। ये सारी की सारी चीजें किसके प्रॉब्लम से होती हैं, ऑटोसोम्स के प्रॉब्लम से होती हैं। बेबी में हो सकता है लो सेट ईयर्स हो सकता है बेबी का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ हो, बेबी का ईयर्स हो सकते हैं नेजल सेप्टम फ्लेट हो, फेस फ्लेट हो, फिंगर्स एक्स्ट्रा हो। वो सारी चीजें क्या है, ऑर्गन्स प्रॉपर्ली नहीं बने, ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। क्यों, बिकॉज डिफेक्ट हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी किसमें, ऑटोसोम से रिलेटेड। ऑलराइट, तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। So guys, now after the word introduction, हमने बेसिकली फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, स्पर्म, ओवम, ऑर्गेनोजेनेसिस, इन सब के बारे में पढ़ा, oogenesis के बारे में पढ़ा। हाँ, एक साइड में हमने एक पॉइंट और भूल गए थे, स्पर्म की जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था स्पर्म के जो गैमेट होते हैं, स्पर्म इज ए गैमेट, स्पर्म गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द गोनाड्स, और गोनाड्स का नाम है टेस्टिस। तो बेसिकली टेस्टिस एंड दे प्रोड्यूस दी स्पर्म। कितना स्पर्म प्रोडक्शन होता है बेसिकली, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली एक चीज याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 1 ml सेमेन, जो सेमेन रिलीज होता है कोइटस के द्वारा, तो जो फीमेल में सेमेन एंट्री करता है तो करीबन अप्रोक्सीमेटली 1 ml सेमेन के अंदर 150 to 300 मैक्सिमम मिलियन स्पर्म होते हैं। सो 1 ml ऑफ सेमेन, 1 ml ऑफ सेमेन contains 150 to 300 मिलियन स्पर्म। 1 मिलियन में कितने नंबर होते हैं, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। तो आप याद देख सकते हो कितने लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं। और ओवम कितना होता है, 1 ओवम। ओवम केवल एक ही होगा, जो स्पर्म लकी होगा, that lucky sperm will penetrate the ovum and it will go for the further process of zygote formation. All right, so 1 ml semen में कितना होंगे, 150 to 300 मिलियन स्पर्म। ऑलराइट, अब स्पर्म की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हमको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, आप उसको स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो या स्पर्म भी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑलराइट, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो टेस्टिस में हो रहा है, मैंने आपको बताया, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में अप्रोक्सीमेटली 61 to 64 डेज, कई जगह पे 65 डेज भी लिखे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 61 से 64 दिन, मतलब 61 to 64 डेज का टोटल टाइमिंग लगता है। और एक स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा एक स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा 4 स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। मतलब एक बार में जब सपोज कीजिए सेमानिफेरस ट्यूबुल्स के यहाँ पे जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो एक बार में कितने स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म। और oogenesis में कितने ओवम बनेंगे, 1 ओवम। आप देख सकते हो ऐसी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है टेस्टिस में, सेमानिफेरस ट्यूबुल्स के यहाँ पे, ये कई हजारों की संख्या में एक साथ होती है, मतलब कई मिलियंस की संख्या में। द एंटायर प्रोसेस सेम स्पर्मेटोजेनेसिस टेकिंग प्लेस एट द सेवरल प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस। मतलब आप ये नहीं करें कि एक बार में केवल 4 स्पर्म बन रहे हैं, मतलब मेरा ये पॉइंट हुआ कि जो एक सेल थी, एक कोशिका थी, वो एक बार में 4 स्पर्म बना रही है। ऐसी कई हजारों कोशिकाएं हैं उस लोकेशन पे, उसी टेस्टिस में, तो एक साथ में कई मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो उनका प्रोडक्शन होता है। फाइन, तो हमने बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इन सब के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन किया। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जैसे सपोज मैं आपको कुछ और इंट्रोडक्टरी पॉइंट या कुछ बेसिक पॉइंट, स्पून फीडिंग क्वेश्चंस कह सकता हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो यूजुअली आपकी एग्जाम में बार बार अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन से पूछते रहते हैं, इजी क्वेश्चन से। जैसे सपोज अगर मैं बात करता हूं
hormones की. If I discuss regarding the hormones, I can say that which is the female reproductive hormone, which is the female reproductive hormone. Female रिप्रोडक्टिव हार्मोन किसे कहा जाता है? कौन सा हार्मोन होगा जो सबसे मेन प्राइमरी हार्मोन है, सबसे मुख्य हार्मोन है फीमेल्स के लिए? दैट इज द एस्ट्रोजन. द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन विल बी एस्ट्रोजन. आप उसको एस्ट्रोजन कह सकते हो. कई जगह पे या कई बुक्स में इसके लिए वर्ड एस्ट्राडियोल भी यूज होता है. सारी चीजें एक ही हैं, आपको सिंपली वर्ड याद रखना है, एस्ट्रोजन. फाइन. फीमेल के लिए बात हो गई है. फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज एस्ट्रोजन. एंड विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन? एंड द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. सो टेस्टोस्टेरोन इज द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन. प्लीज याद रखना. फाइन. एक जैसे यहां पे वर्ड टेस्टोस्टेरोन आया और एस्ट्रोजन आया, ये जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, ये सारे स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं. प्लीज ये याद रखना इस वर्ड के बारे में. दीज ऑल आर स्टेरॉइड नेचर हार्मोन. मतलब थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टेरॉइडोजेनेसिस. स्टेरॉइडोजेनेसिस मतलब स्टेरॉइड्स का बनना. स्टेरॉइड्स का बनना, क्या चीजें बनेंगी स्टेरॉइड्स के द्वारा? अगर फीमेल है तो उसमें हाई अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा ओवेरी के द्वारा, और अगर मेल है तो उसके टेस्टिस में किसका प्रोडक्शन होगा? टेस्टोस्टेरोन का. फाइन. तो मेल के लिए वर्ड याद रखना टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के लिए वर्ड याद रखना एस्ट्रोजन. अब मैं यहां पर आपको एक याद बता देता हूं. बेसिकली एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन. ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोजेस्टेरोन की क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं? प्रोजेस्टेरोन के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर याद रखना है, दैट इज दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. जब वर्ड प्रेगनेंसी आ जाए तो वहां पे आपको मेनली सबसे पहले एस्ट्रोजन याद नहीं रखना, सबसे पहले आपको यहां पर याद रखना है वर्ड प्रोजेस्टेरोन. तो क्लियर होगा आपका ये पॉइंट. तो प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. ऐसा कहा जाता है कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल प्रेगनेंसी में लेस देन 25 नैनोग्राम पर ml हो जाता है, देन देयर इज हायर चांसेस ऑफ आइदर प्रीटर्म लेबर और अबॉर्शन. व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन गोज बिलो द 25 नैनोग्राम per ml, there is a higher probability, higher chances of abortion or preterm labor. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम लोग बेसिकली टोकोलाइटिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोकोलाइटिक एजेंट. द वर्ड टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट हियर? द वर्ड टोकोलाइटिक एजेंट मीन्स a hormone or a drug which is responsible for the suppression of uterine contractions. ऐसा कोई एजेंट, ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई हार्मोन जो कि यूट्रस के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को सप्रेस करके रखता है, उनको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने देता, कॉन्ट्रैक्शंस के स्टेजेस को सप्रेस रखता है, देन इट द वर्ड इज कॉल्ड एज टोकोलाइटिक एजेंट. जैसे कि आपका प्रोजेस्टेरोन है, टर्बिटालिन होता है, रेटोड्रिन होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, निफिडिपिन होता है, ये सारे एजेंट्स क्या कहलाते हैं? टोकोलाइटिक एजेंट्स. तो मेनली जो टोकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में या बेसिकली हमारे लिए क्या यूजफुल है? टोकोलाइटिक एजेंट्स आर हेल्पफुल टू कंट्रोल द प्रीटर्म लेबर. अगर किसी फीमेल में प्रीटर्म लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको स्टॉप कर सकते हो टाइम बीइंग के लिए. वैसे प्रीटर्म लेबर को ज्यादा लंबे समय तक हम लोग होल्ड नहीं रख सकते, बिकॉज इन्फेक्शंस की रिस्क बढ़ जाती है फीटस के अंदर. एमनियोनाइटिस या फीटस में इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ती है, इसलिए लेबर की प्रोसेस को ज्यादा लंबे समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते. फाइन. तो आई विश दैट, अब मुझे लग रहा है आपको टोकोलाइटिक वर्जेंट वर्ड समझ में आ गया होगा. आई थिंक यू अंडरस्टूड क्लियरली अबाउट द वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरोन. होप यू अंडरस्टूड अबाउट द वैल्यू ऑफ एस्ट्रोजन. ये जो वर्ड एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन फीमेल के लिए जितना प्रॉफिटेबल होता है, जितना यूजफुल होता है ये एस्ट्रोजन, उतना ही ये डेंजरस होता है. एस्ट्रोजन इज द मेन कॉज, एस्ट्रोजन इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में ट्यूमर फॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा कोज, द वन ऑफ द लीडिंग कोज इज द एस्ट्रोजन. लीडिंग कोज इज द एस्ट्रोजन. सो यू कैन से दैट हार्मोनल इंड्यूस्ड ट्यूमर
hormonal induced cancer, that is because of the estrogen. The high level of estrogen can cause the cancer. And what is the antidote for estrogen? मतलब अगर किसी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप उसको क्या मेडिसिन दोगे, आप उसको क्या सजेशन दोगे? आई थिंक दैट इन दैट केस द मोस्ट कॉमन ड्रग विल बी दी tamoxifen. Tamoxifen, F-E-N, tamoxifen. ऑलराइट, प्लीज याद रखना टेमोक्सिफेन की लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड थेरापीज दी जाती हैं पेशेंट को. एंटी एस्ट्रोजन थेरापी भी आप कह सकते हो इसको, एंटी एस्ट्रोजन थेरापीज. दीज थेरापीज आर हेल्पफुल टू डिसॉल्व दीज ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर्स. तो जब आप अपकमिंग सेशंस में आपको मैं बार बार रिमाइंड करता रहूंगा. अब आपने बेसिकली मेरे लेक्चर्स के बारे में आपने कुछ आइडियाज क्रिएट किए होंगे कि किस तरीके से हमें आगे स्टेप बाय स्टेप चलना है. जैसे मैं आपको वर्ड एस्ट्रोजन बोलूं, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. मैंने अभी आपको नहीं बताया कि आपको एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है. बेसिकली आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए. ओके, फीमेल के लिए एस्ट्रोजन मोस्ट लीडिंग रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है. एस्ट्रोजन बॉडी में यहां से रिलीज होता है. एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है, एस्ट्रोजन का अगर लेवल बढ़ गया तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्या दवाई हम देंगे पेशेंट को, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. जब वर्ड मैं बोलता हूं प्रोजेस्टेरोन, तो आपके दिमाग में ये क्लियरली सर्कुलेट होते रहना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन क्या है, कहां से रिलीज होता है ये प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन का सबसे वैल्यूएबल टाइम क्या है, मतलब कहां पर इसकी जरूरत होती है. प्रोजेस्टेरोन का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में होता है. क्यों होता है वो चीज, ये टोकोलाइटिक एजेंट क्यों कहलाता है, ये सारी चीजें. इस तरीके से जब आप अपने कंसेप्ट क्लियर करोगे, आप ऐसे आइडियाज उठा उठा के अपने दिमाग में लेके आओगे, देन यू विल कम टू ए सॉल्यूशन दैट यस दिस इज माय रियल प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम. इस तरीके से मेरा आपका प्रिपरेशन होगा एग्जाम के बारे में. ओके, सो बेसिकली हमने जितने भी बेसिक चीजें थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे. इन सब के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए. फाइन. जैसे सपोज लाइक फर्दर हम लोग आगे चलते हैं. अब जब आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, देन फर्दर वी विल एंटर रिगार्डिंग दी फीमेल. ओके, वी विल स्टार्ट विद द एनाटॉमी and physiology. Anatomy and physiology of the female reproductive system. So anatomy and physiology of female reproductive सिस्टम. ऑल राइट, आप इसको शॉर्ट में मैंने जैसे कि लाइक प्रीवियसली मेंशन भी किया था, यू कैन कॉल एज ए FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑल राइट गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में. सो बेसिकली इंट्रोडक्टरी टॉपिक के बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में हमारे पास सबसे लीडिंग टास्क, स्टार्टिंग टास्क यही आती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी. फाइन. देखिए गाइस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब वर्ड आप यूज करते हो तो आपको बेसिकली समझने की दृष्टि से, फॉर योर टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव डिवाइडेड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू टू पॉइंट्स या टू सब टाइटल्स, दैट इज दी एक्सटर्नल genital organs and the internal genital organs. एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स. फाइन. एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स का जब नाम आता है, व्हेन यू डिस्कस रिगार्डिंग द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डिस्कस. सी, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को याद रखने के लिए आपको एक और चीज बता देता हूं, यू कैन कॉल एज ए वल्वा. एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर, इनका जो सिनोनिम है, अनदर नेम है, दैट इज दी वल्वा. प्लीज रिमेंबर दैट, ये आपको याद रखना है. इनको हम लोग वल्वा के नाम से भी जानते हैं. इसके अंदर आते हैं बेसिकली मॉन्स प्यूबिस, जिसको मॉन्स वेनरिस के नाम से भी आप जान सकते हो, मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनरिस. देन लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा,
लेबिया मेजोरा के लिए आप बोल सकते हो लेबिया मेजोरा इज कॉल्ड एज आउटर लिप। आई मीन दैट लेबिया मेजोरा का दूसरा नाम आप क्या लाइक अनदर सिनोनिम इसको क्या बोलते हैं, आउटर लिप, एंड द लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड एज इनर लिप। लेबिया माइनोरा के लिए आप क्या मेंशन कर सकते हो, लेबिया माइनोरा इज आल्सो कॉल्ड एज इनर लिप। फाइन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, फाइन। वेस्टिब्यूल में हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगी। अंडर द वेस्टिब्यूल, under the vestibule we will discuss regarding Bartholin gland, we discuss regarding the foregut, we will discuss regarding the clitoris and different openings। ये सारी चीजें हम लोगों के पास पॉइंट होगी अंडर दी वेस्टिब्यूल। तो इन सब के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा दैट इज दी वेस्टिब्यूल। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज बी फोकस मोर ऑन दी वेस्टिब्यूल पॉइंट। फाइन, सो आफ्टर दी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, okay, here we also can discuss regarding the perineum। रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए समझने में ज्यादा इजी रहेगा। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स मतलब वल्वा में आपको पेरिनियम वर्ड भी आप ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बाद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, एंड अंडर द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होंगे, व्हाट आर द थिंग्स वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट इज दी वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द वर्ड वेजाइना, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग यूट्रस, regarding fallopian tube and finally ovaries। all right, so vagina, uterus, fallopian tube and ovaries, these all structures basically they come under the internal genital organs। internal genital organs, vagina, uterus, fallopian tube and the ovaries। all right, so guys basically like इन माई व्यू आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहले कि हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या है, हमारे पास क्या क्या टास्क होंगी। तो पढ़ने के लिए आपके पास एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जिसको मतलब वल्वा कह सकते हैं, एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। फाइन, कंपेयर टू दीज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, इनका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज मोर फोकस, बी फोकस ऑन द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स मोर। ऑलराइट, देखिए गाइस, इनके अलावा कुछ असेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे मैंने वर्ड यूज किया असेसरी ऑर्गन। तो असेसरी ऑर्गन में आपके लिए मेनली यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड, जिसको आपने वर्ड बोला ब्रेस्ट। सो हियर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग अंडर द असेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी कैन से दैट इज द ब्रेस्ट। मेमोरी ग्लैंड बोल सकते हो आप इसको, या यू कैन कॉल एज ए ब्रेस्ट, मीन्स यू कैन ऑल्सो कॉल एज मेमोरी ग्लैंड। All right, fine। So firstly regarding the internal genital organs we will discuss later on। अब हमारे पास जब लिस्ट बन गई है, हमारे पास सब कुछ रेडी है, फर्स्टली we will begin with the external genital organs। हम इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे पहले। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, वल्वा, यू कैन कॉल दिस ए वल्वा। ऑलराइट, सबसे पहले हम यहां पर आप बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस, और यू कैन से मॉन्स वेनरिस, यू कैन से मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनरिस। तो गाइज मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस जो होता है, ये इस एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के सबसे मेन, दिस इज द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली दिस इज सपोज आई एम नॉट सो गुड इन दैट डायग्राम, सो आई एम सॉरी फॉर दैट वन, आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। फाइन,
एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में जब आप देखते हो साइड में दोनों लेटरल स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेबिया माइनोरा, सॉरी लेबिया मेजोरा, इसके ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये पूरा जो फैटी पैड होता है जो कि हेयर फॉलिकल्स के द्वारा कवर्ड है, दिस एंटायर एरिया इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस। तो मैंने क्या बोला था, एज आई सेड अर्लियर, मॉन्स प्यूबिस इज द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मॉन्स प्यूबिस के यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? Mons pubis basically it is basically made up of subcutaneous fatty pads, मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे होते हैं subcutaneous tissues, fatty pads। तो Mons pubis is totally made up of subcutaneous fatty pads। जो subcutaneous tissues का पूरा क्लस्टर्स है जो पूरा यहां पर डिपोजिटेड पड़ा हुआ है, उसका नाम आपने रख दिया मॉन्स प्यूबिस। थोड़ी सी एलिवेटेड स्ट्रक्चर हो गई, ओके फाइन। मॉन्स प्यूबिस इज बेसिकली कवर्ड बाय हेयर फॉलिकल्स आफ्टर द प्यूबर्टी, ऑलराइट, मींस लाइक द वर्ड आता है ना, जैसे आपने सुना होगा प्यूबर्टी, अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, प्यूबर्टी हमारे पास आगे एक टॉपिक भी आएगा। प्यूबर्टी में एक वर्ड होता है प्यूबार्की। प्यूबार्की का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैं एक वर्ड लिख रहा हूं प्यूबार्की, प्यूबार्की का मतलब क्या हुआ? इट इज दी फॉर्मेशन और ग्रोथ ऑफ दी हेयर फॉलिकल्स ओवर दी प्यूबिक रीजन, मतलब मॉन्स प्यूबिस के यहां पे हेयर फॉलिकल्स की फर्दर ग्रोथ होना, ये एक प्यूबर्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है प्यूबार्की। तो प्यूबर्टी के बाद में यहां पे हेयर फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब मॉन्स प्यूबिस विल बी कवर्ड बाय दी हेयर फॉलिकल्स, ऑलराइट। इसके अलावा कोई मॉन्स प्यूबिस का या इस मॉन्स वेनरिस का कोई बड़ा पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता जिसके बारे में आपको फर्दर डिटेल में या कोई आपको डीप नॉलेज की जरूरत होती है, फाइन। ऑलराइट, सो बेसिकली मैंने सबसे पहले आपको मॉन्स प्यूबिस के बारे में बताया। मैंने कहा कि ये एक एंटीरियर स्ट्रक्चर है, ये जो एंटीरियर स्ट्रक्चर होती है ये सबक्यूटेनियस फैटी पैड्स के द्वारा बनी हुई है, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यूज का पूरा यहाँ पर डिपोजिशन होता है, और प्यूबर्टी के बाद में जब प्यूबार्की होती है उस समय के बाद में यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स का डिपोजिशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फाइन। सो वी हैव कंप्लीटली स्टडीड अबाउट द मॉन्स प्यूबिस। नाउ द सेकंड दैट इज द लेबिया मेजोरा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेबिया मेजोरा का आप दूसरा नाम मैंने आपको कहा था, यू कैन कॉल एज ए लेबिया मेजोरा एज ए आउटर लिप, आप इसको आउटर लिप बोल सकते हो एग्जैक्टली। एंड लेबिया मेजोरा इज ए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट इज ए लेटरल स्ट्रक्चर। मैंने मॉन्स प्यूबिस के लिए क्या बोला था आपको? मॉन्स प्यूबिस इज द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर, बट मैंने लेबिया माइनोरा के बारे मेजोरा के बारे में क्या कर रहा हूं, ये देखिए जो मैंने चीज इसको डार्क किया है, ये एक लेटरल स्ट्रक्चर होती है, सो इट इज ए लेटरल स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी बात। So it is a lateral structure. Second point, labia majora is nothing but it is just the elevation of skin, or you can simply say that it is a skin folding. You can say that it is a skin folding, or you can say that it is the elevation of the side skin. जो lateral skin है उसका एक जो elevation होता है, fold होता है, उसके लिए वर्ड यूज हो गया लेबिया मेजोरा। बेसिकली लेबिया मेजोरा के बारे में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, लेबिया मेजोरा इज ए होमोलोगस स्ट्रक्चर होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्क्रोटम। अब जिनको होमोलोगस या एनालोगस वर्ड के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली व्हाट इज होमोलोगस, व्हाट इज एनालोगस, ऑल दोस थिंग्स। सो मैंने क्या बोला, लेबिया मेजोरा इज ए होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्क्रोटम। अब गाइज हमारे पास एक डिस्कशन के लिए पॉइंट मिल गया, बेसिकली यहां पे एक वर्ड है होमोलोगस और एक वर्ड होता है एनालोगस। सो होमोलोगस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले होमोलोगस का मतलब द organs whose
स्ट्रक्चर मतलब उनका निर्माण, whose structure resemble same but functions are different। मैंने क्या बोला है, ऐसे ऑर्गन स्ट्रक्चर रिसेंबल का मतलब होता है लगभग दिखाई देना। रिसेंबल का मतलब नहीं है कि एक्यूरेटली ये भी एक जैसा ये भी एक जैसा, दो जुड़वा भाई जैसे हो गए, नॉट लाइक दैट। ऐसे ऑर्गन्स जैसे मेल के कोई एक ऑर्गन है, वैसा ही एक फीमेल के अंदर ऑर्गन, उन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी से दिखाई दे रही है, बट उनके जो काम है, उनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट होते हैं। ये चीज वर्ड यूज हुई है होमोलोगस के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर। ऑर्गन्स हुज स्ट्रक्चर इज रिसेंबलिंग सेम बट फंक्शन इज एंटायरली डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस स्ट्रक्चर। और वो क्या है, यहां पे जो आपका मैंने वर्ड यूज किया ना, लेबिया मेजोरा, so labia majora is a homologous structure for the male scrota। प्लीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है एनालोगस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालोगस? सो वर्ड एनालोगस का मतलब क्या है? एनालोगस का मतलब होता है ऑर्गन्स whose functions are same but structure is different। उल्टा हो गया, मतलब होमोलोगस का जस्ट उल्टा क्या हो गया यहां पे, एनालोगस वर्ड हो गया। मैंने क्या बोला एनालोगस का मतलब? एनालोगस का मतलब क्या है यहां पे, ऑर्गन्स हुज फंक्शंस आर सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। पहले वाले में स्ट्रक्चर सेम थी, फंक्शन डिफरेंट थे, इसमें फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे आपको एनालोगस वर्ड का मतलब समझ में आता है यहां पे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, द फीमेल क्लाइटोरिस is a analogous structure of the male penis। एनालोगस का मतलब क्या हुआ, मतलब फंक्शन। अब बात यहां पर फंक्शन हो रही है। फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस का काम होता है, जो क्लाइटोरिस एरिया होता है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स स्टिमुलेशन, मतलब फीमेल को स्टिमुलेट अराउजल करने के लिए काम, जो फंक्शन होता है वो काम होता है क्लाइटोरिस का। सेम लाइक इन द मेल के अंदर जो मेल पेनिस होता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराउजल ऑफ कोइटस, अराउजल ऑफ द सेक्सुअल स्टिमुलेशन। तो देखिए बेसिकली मैंने क्या बोला, मेल में वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन का काम कौन कर रहा था, मेल पेनिस, एंड फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस। तो बेसिकली इन दोनों का फंक्शन सेम हो गया बट स्ट्रक्चर एंटायरली डिफरेंट होती है। बेसिकली क्लाइटोरिस जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है। फाइन, तो इन दोनों का फंक्शन लगभग सेम होने के कारण इनको वर्ड यूज किया गया हमने एनालोगस। सो आई विश दैट, आई एम डैम श्योर दैट एनालोगस एंड होमोलोगस वर्ड्स आर टोटली क्लियर फॉर यू गाइस। सो मैं आगे चलता हूं। आप हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे लेबिया मेजोरा के बारे में। मैंने आपको लेबिया मेजोरा के बारे में बताया कि ये एक स्किन का जस्ट एलिवेशन है, एक लेटरल स्ट्रक्चर होता है, ये लेटरल स्ट्रक्चर है, इसका नाम आउटर लिप रखा गया है। ये होमोलोगस स्ट्रक्चर होती है मेल स्क्रोटम के। फाइन, दिस इज द होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ द मेल स्क्रोटम। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा इज ऑल्सो कवर्ड बाई हेयर फॉलिकल्स, मतलब यहां पर भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं। लेबिया मेजोरा is also covered by hair follicles. It also contains sebaceous gland, मतलब लेबिया मेजोरा में क्या होगा, लेबिया मेजोरा के पास सेबेसियस ग्लैंड्स भी होंगी, स्वेट ग्लैंड भी होंगी, स्वेट ग्लैंड। ऑल राइट, क्या क्या चीजें बताई मैंने, हेयर फॉलिकल्स, सेबेसियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द लेबिया मेजोरा। प्लीज याद रखना ये सारी चीजें, सेबेसियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड द हेयर फॉलिकल्स और प्रेजेंट ऑन द बायलेटरल, दोनों साइड की जो लेबिया मेजोरा है उसमें कवर्ड रहती हैं। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, बेसिकली लेबिया मेजोरा का जो मेनली जो लोअर पोल होता है, ये जो नीचे वाला रीजन होता है, इट कंटेन्स द लोअर पोल ऑफ लेबिया मेजोरा। जो लोअर पोल का मतलब नीचे वाला हिस्सा, द लोअर पोल ऑफ लेबिया मेजोरा कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ विनस फ्लक्सस। The labia majora contains high amount of venous fluxus.
गाइज यहाँ पे जो शब्द मैंने यूज किया है फ्लक्सस, फ्लक्सस का यहाँ पे मेनली मतलब होगा, फ्लक्सस का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ब्लड वेजल्स। मेनली यहाँ पे वेनस फ्लक्सस की बात हो रही है, मतलब वेन, वेन के गुच्छे, बहुत सारी वेन, एक इधर से इधर से इधर से अलग अलग एंगल से जो वेन आती हैं, उनका जो फ्लक्सस बनता है, जो गुच्छा बनता है, क्लस्टर बनता है, उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है। तो लोअर पोल यहाँ पे बहुत सारे वेनस पाई जाती हैं। मेनली जब बेसिकली हम लोग जैसा मैंने एक वर्ड यूज किया है एपिसियोटोमी, बेसिकली ड्यूरिंग द ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, अगर कोई प्राइमरी ग्रेविडा है या किसी भी इंडिकेशन के समय में अगर सपोज फीमेल का एपिसियोटोमी किया जाता है, मतलब पेरिनियोटोमी किया जाता है, पेरिनियम एरिया में, पेरिनियम रीजन में हम लोग एक इंसिजन लगाते हैं, तो उस एपिसियोटोमी के समय में देयर इज ए हायर रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ विनस फ्लक्सस। ये जो विनस फ्लक्सस है, इसके डैमेज की बहुत ज्यादा रिस्क होती है और उसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन बन जाता है जिसको आप वल्वल हेमेटोमा वर्ड यूज करते हो। वल्वल हेमेटोमा मतलब आपने फीमेल का एपिसियोटोमी किया, एपिसियोटोमी के करने के समय में वहां पे जो विनस फ्लक्सस था उसका मेजर डैमेज हो गया, और मेजर डैमेज होने के कारण से जो ब्लड ड्रेनेज हुआ, मतलब ब्लड का वहां पे बेसिकली एक्सक्रीशन हुआ, ब्लड का वहां पर लीकेज हुआ, सीपेज हुआ, वो पूरा ब्लड वहीं पे जो पेरिनियल पाउच था लोअर पोल में वहां पे कलेक्टेड हो गया। मींस द ब्लड इज कलेक्टेड एंड इट फॉर्म दी हेमेटोमा, मतलब इसने ब्लड का क्लॉट बना लिया वहां पे। मींस दैट ब्लड हैज नॉट कम आउट, ब्लड बाहर नहीं आया, उसी स्किन के एरिया की फोल्डिंग में वहां पे कलेक्टेड हो गया एंड इट इज नाउ दी हेमेटोमा। बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है ये, मतलब पेन, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। आई मीन दैट वल्वल हेमेटोमा में बेसिकली फीमेल विल कंप्लेन दैट शी विल कंप्लेन ऑफ सीवियर पेन, शी विल कंप्लेन दैट शी इज हैविंग पेन। जैसे वो लेबर कंप्लीट होगा, लेबर के बाद में आपने एपिसियोटोमी सूतरिंग कर दिया, मदर को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद में धीरे धीरे जब वो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, हेमेटोमा बनेगा, देन इट विल कॉज द सीवियर पेन। तो फीमेल विल टेल दैट सीवियर पेन। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज, हेमेटोमा में फीमेल विल ऑल्सो कंप्लेन दैट समथिंग इज हैंगिंग, कुछ नीचे हैंग हो रहा है, हेवी प्रेशर लगा रहा है। दैट प्रेशर कंप्लेन या हैंगिंग कंप्लेन शी विल डेफिनेटली टेल यू दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आप रिकवरी रूम में डॉक्टर जाएगा वहां पे कि मदर की कंडीशन कैसी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी कंडीशन कैसी है, या जो भी मिडवाइफ वहां पे मिडवाइफ नर्स वहां पे विजिट करेगी, डेफिनेटली अगर मदर को हेमेटोमा है शी विल कंप्लेन दैट देयर इज एरिया वहां पे वार्म हो सकता है, उसको कई बार फीवर भी आ सकता है, बट पेन एंड वहां पे हैंगिंग या प्रेशर का कंप्लेन डेफिनेटली मदर करेगा। अगर हेमेटोमा की साइज छोटी है तो बेसिकली प्रेशर के साथ साथ अगर आप वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे लगातार तो ऑटोमेटिकली हेमेटोमा डिसॉल्व हो जाता है। अगर हेमेटोमा की साइज बड़ी है, इफ द हेमेटोमा इज लार्ज इन द साइज, इट नीड इवाक्यूएशन। हेमेटोमा के यहाँ पे इंसिजन होगा, इंसिजन लगाने के बाद उसका इवाक्यूएशन किया जाएगा। इसको बोलते हैं वल्वल हेमेटोमा इवाक्यूएशन प्रोसीजर, मतलब उस हेमेटोमा को निकालना, उसको क्लोट को रिमूव कंप्लीटली बाहर करना। ऑल राइट, तो गाइज ओवरऑल आपको कुछ आइडियाज मिले रिगार्डिंग द लेबिया मेजोरा। कहा था मैंने आपको, इसको आउटर लिप कहते हैं, ये एक होमोलोगस स्ट्रक्चर भी होती है, इसमें वेनस फ्लक्सस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इट कंटेन्स द हेयर फॉलिकल्स, इट कंटेन्स द सीबेसियस ग्लैंड्स, इट कंटेन्स द स्वेट ग्लैंड्स। ऑल राइट, अगर आपको बेसिकली हाँ, एंड लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा बेसिकली कवर द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के बारे में मैंने आपको कहा था, ये एक इनर लिप होता है, तो आउटर लिप मतलब मेजोरा जो है इनर लिप को कवर रखता है बेसिकली, एक्सेप्ट इन दी पैरस फीमेल्स, मतलब जिस फीमेल ने मोर देन लाइक 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम, मतलब ज्यादा, जितनी ज्यादा बार डिलीवरी हुई है उतनी ही बार एक्सपोज हो जाता है लेबिया माइनोरा। मतलब लेबिया माइनोरा जनरली अगर आप एक विर्जिन फीमेल में, या आप कह सकते हो कि जो फीमेल नल्ली पैरा फीमेल है, हु हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट, अगर ऐसे फीमेल्स के अगर आप सपोज फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे बेसिकली लेबिया मेजोरा जो होता है वो कंप्लीटली कवर करता है माइनोरा को। माइनोरा बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, कंप्लीटली कवर्ड रहता है, एक्सपोज नहीं होता। बट जैसे ही फीमेल बेबीज को बोन देती है, मतलब बेबी व्हेन द मदर प्रोड्यूस द बेबीज, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लेबिया माइनोरा विल बी एक्सपोज्ड आउट। फाइन, सो here now
Labia majora is totally covered. The third point is labia minora. So next is the labia minora. As I said, labia minora is also called as inner lip. आप इसको inner lip भी बोल सकते हो. All right. अब इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको एज एक्सप्लेन मैंने आपको क्या बताया था. लेबिया माइनोरा इज बेसिकली कवर्ड बाय द लेबिया मेजोरा. सपोज कीजिए ये आउटर एरियाज हो गए, फाइन, एंड दिस पॉइंट इज, दिस ऑल आर द लेटरल स्ट्रक्चर्स बेसिकली. तो लेबिया माइनोरा भी लेटरल स्ट्रक्चर होती है, फाइन. लेबिया मेजोरा के बाद में लेबिया माइनोरा के बारे में आपको सबसे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स विच यू हैव रिमेंबर दैट दिस इज ए सॉफ्ट डबल फोल्ड ऑफ स्किन. डबल फोल्ड ऑफ स्किन. तो बेसिकली लेबिया माइनोरा का मतलब ये एक स्किन का डबल फोल्ड होता है, इनर फोल्ड होता है, स्किन का एक इनर डबल फोल्ड है, दैट इज द फॉर्मिंग द लेबिया माइनोरा. ऑलराइट. सो ये एक स्किन का डबल फोल्ड होता है. जैसे मैंने मेजोरा के बारे में कहा था, लेबिया मेजोरा इज स्किन एलिवेशन. ये क्या है, स्किन का फोल्डिंग होता है, इसलिए इसका वर्ड यूज किया गया लेबिया माइनोरा. फाइन. लेबिया माइनोरा के बारे में एक चीज याद रखना, इट डज नॉट कंटेन हेयर फॉलिकल्स. मतलब मेजोरा की तरह यहां पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते. इट डज नॉट कंटेन हेयर फॉलिकल्स, फाइन, बट इट मे कंटेन, इसके अंदर क्या हो सकती हैं, इट कैन कंटेन सीबेसियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. मीन्स इट कैन कंटेन द सीबेसियस ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स. ऑलराइट. सो ऑटोमेटिकली लाइक ये जो चीज है इसके बारे में याद रखना, लेबिया माइनोरा में हेयर फॉलिकल्स नहीं होते. लेबिया माइनोरा के पास सीबेसियस ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट हेयर फॉलिकल्स नहीं होते. अगला इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लेबिया माइनोरा के बाद, लेबिया माइनोरा जब बेसिकली, सपोज ध्यान से सुनना यहां पे, लेबिया माइनोरा का जब दोनों साइड से, सपोज दिस इज द लेटरल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, तो दोनों साइड से जब लेबिया माइनोरा लोअर पोल में, नीचे वाले हिस्से में जब इनका कनेक्शन होता है, मतलब व्हेन इट जॉइन टुगेदर इन द लोअर पोल, नीचे वाले हिस्से में जब आपस में जुड़ती है तो एक नई स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फोरकैट. उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, फोरकैट. मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं ऊपर. सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए फोरकैट. आप इसको फोरसेट भी बोलते हो, फोरकैट भी बोल सकते हो, आपके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कोई इशू नहीं है, फाइन. सो फोरकैट का निर्माण कैसे हुआ, हाउ द फोरकैट हैज फॉर्म्ड, इट इज द कनेक्शन ऑफ द बाइलेटरल लोअर पोल ऑफ द लेबिया माइनोरा. जो दोनों साइड की स्किन फोल्डिंग है, इस साइड वाली और अपोजिट साइड वाली, जब उनका नीचे फॉर्मेशन होता है, जब व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे विल फॉर्म द फोरकैट. क्लियर, फाइन. सो आफ्टर द फोरकैट, व्हेन द लेबिया माइनोरा जॉइन टुगेदर एट द अपर पोल, जब ये आपस में ऊपर की तरफ जॉइन होती है, then in the upper pole they join together and they form the structure that is called as the clitoris. It form the clitoris. So the upper structure form the joint, जब लेबिया माइनोरा का आपस में जब join together होगा, क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन होगा, जब नीचे आपस में फॉर्म होगी, it will form the forecat. ऑलराइट. तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किसके बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में. लेबिया माइनोरा के यहीं पर, लेबिया माइनोरा के अंदर ही ओपनिंग्स होती है, किसकी, बार्थोलिन डक्ट की. बेसिकली आप ऐसा मत याद रखिए, बार्थोलिन डक्ट बेटर रहेगा, आप यहां पे ऐसे याद रखिए. आई एम सॉरी, यू कैन करेक्ट इट लाइक दिस. बेसिकली लेबिया माइनोरा विल हैव बार्थोलिन ग्लैंड. जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, दे आर एम्बेडेड. एम्बेडेड वर्ड का मतलब है धसे हुई होना. लेबिया माइनोरा के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड धसी हुई होती है अंदर की तरफ, और वहां से ये सेक्रेशंस को रिलीज करती हैं, और वो वेजाइनल हाइमन के जो लेयर होती है उस एरिया में आके ओपन होता रहता है, रिलीज होता रहता है बार्थोलिन फ्लूइड. फाइन. तो गाइस बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे लेबिया माइनोरा के बारे में एक्सप्लेन किया. आई हैव एक्सप्लेन रिगार्डिंग द लेबिया माइनोरा. मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन कहां से होता है, फोरकेट का फॉर्मेशन कहां से होता है. लेबिया माइनोरा के अंदर बेसिकली बनती किससे है, डबल फोल्ड ऑफ स्किन से होती है. इसके पास क्या चीज होती है, क्या नहीं होता, ये सब कुछ आपके लिए इनफ है रिगार्डिंग दी लेबिया माइनोरा. ऑलराइट. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. फाइन. अभी तक आपने मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने डिटेल डिस्कशन किया है. लेट मी गो फर्दर. सो नाउ आफ्टर द लेबिया माइनोरा हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट पे, दैट विल बी दी वेस्टिब्यूल.
वेस्टिबुलर बल्ब कह सकते हो आप उसको, या वेस्टिबुलर एरिया। नेक्स्ट इज दी वेस्टिबुल। ऑल राइट, देखिए वर्ड वेस्टिबुल क्या है? इट इज द बेसिकली वेस्टिबुल इज ए ट्रायंगुलर एरिया। है क्या वेस्टिबुल? वेस्टिबुल एक ट्रायंगुलर एरिया है, ये एक ट्रायंगल है बेसिकली। सो इट्स ए ट्रायंगुलर एरियाज। आपने इसका ट्रायंगुलर एरियाज का नाम कैसे रखा? देखिए सपोज आपको मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, सुनिए ध्यान से। फाइन, इस ट्रायंगुलर एरिया का मतलब यहां पर क्या चीज है? मतलब यहां पर यह होगा कि अप्रोक्सीमेटली एक ट्रायंगल का जैसा एक शेप बना रहा है ये। इस ट्रायंगुलर एरियाज का नाम दिया गया है। ट्रायंगुलर एरियाज का मतलब वेस्टिबुल के पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो इसको ट्रायंगुलर एरियाज बनाती हैं। वेस्टिबुल हैव फ्यू ओपनिंग्स, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो वेस्टिबुल में ओपन होती हैं या वेस्टिबुल के एरिया में पाई जाती हैं। हम लोग वेस्टिबुल में कौन कौन सी ओपनिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे? अंडर द वेस्टिबुल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी यूरिथ्रल ओपनिंग, we will discuss regarding the urethral opening, we will discuss regarding the vaginal opening, we will discuss regarding the opening of Bartholin duct and Skenje gland, S-K-E-N-E'(S). All right, so Skenje gland, fine। मैं इसका नाम शायद आपको मेंशन नहीं हो रहा ऊपर, I will just write in here again। फाइन, सो मैंने क्या बोला? बार्थोलिन लाइक बेसिकली वेस्टिबुल कंटेन्स दी यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड्स या बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग एंड दी स्केंजे ग्लैंड। स्केंजे ग्लैंड बोलते हैं इसको बेसिकली, दीज ग्लैंड्स ओपनिंग। सो दीज आर द डिफरेंट ओपनिंग्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि वेस्टिबुल में ओपन होती हैं। अब इस ट्रायंगुलर जोन में बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बताया, हियर ओनली वी विल डिस्कस रिगार्डिंग क्लाइटोरिस आल्सो, बिकॉज वेस्टिबुल का जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज बना हुआ है, इसका सबसे ऊपर जो अपेक्स पार्ट है वहां पे होता है क्लाइटोरिस। तो वेस्टिबुल का जो सबसे पहले का ऊपर का जो ट्रायंगुलर एरिया का जो अपेक्स पार्ट है वहां पे क्या होता है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया था। क्लाइटोरिस इज ए एनालोगस स्ट्रक्चर टू दी मेल पेनिस। आप अपने अभी जो प्रीवियस चैप्टर था हमने डिस्कस किया था क्लाइटोरिस के बारे में। क्लाइटोरिस इज ए एनालोगस स्ट्रक्चर टू दी मेल पेनिस, तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। ऑल राइट, नाउ वी विल गो फर्दर। क्लाइटोरिस के बारे में आपको सबसे पहले पॉइंट याद रखना है, इट इज ए सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर। इट इज ए सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है। इट्स length will be approximately 2.5 centimeter, means you can say approximately 1 inch, or around 2.5 centimeter will be the length of clitoris. Another point, clitoris have very rich supply of nervous tissues or nerve endings. It have high supply of nerve endings, मतलब ये हुआ कि इसके पास नर्व सप्लाई बहुत होती है। इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा कि कोइटस के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ फीमेल्स के अंदर जब सेक्सुअल अराउजल होता है, तो सेक्सुअल अराउजल के टाइम में सबसे ज्यादा स्टिमुलेशन किसका होता है? क्लाइटोरिस वाले पॉइंट का। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स द हाई अमाउंट ऑफ नर्व सप्लाई। नर्वस टिश्यूज का, नर्व एंडिंग्स किसके पास ज्यादा सप्लाई होती है। दैट इज द बेसिक रीजन। क्लाइटोरिस का जो फॉर्मेशन होता है, मैंने आप इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। क्लाइटोरिस के बारे में मैंने कहा था क्लाइटोरिस फॉर्म, क्लाइटोरिस कैसे बनता है? इट इज क्लाइटोरिस इज द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर पॉइंट ऑफ बाइलेटरल लेबिया माइनोरा। मतलब दोनों साइड की लेबिया माइनोरा का जब आगे की तरफ एंटीरियरली जब फ्यूजन होगा, तो उस फ्यूजन के कारण से आपका क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन होता है फीमेल के अंदर। दैट्स इट। ऑल राइट, फाइन। ये था बेसिक्स ऑफ दी क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस के बारे में हमने डिस्कस किया, इसकी लेंथ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके पास क्या होता है और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। क्लाइटोरिस का एक ही केवल इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन या सेक्सुअल अराउजल इन द फीमेल।
एंड एट द टाइम ऑफ क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन, जब क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन होता है, द क्लाइटोरिस नर्वस सप्लाई दैट विल स्टिमुलेट टू द बार्थोलिन ग्लैंड एंड द बार्थोलिन ग्लैंड दे प्रोड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ बार्थोलिन फ्लूइड, जो एल्कलाइन नेचर का जो फ्लूइड होता है, ये इसी समय जब सपोज क्लाइटोरिस स्टिमुलेट होता है, उसी समय जब वहां पे स्टिमुलेशन होगा तो नर्वस सप्लाई जो होगी इन ग्लैंड्स के पास ज्यादा पहुंचेगी एंड दे विल रिलीज द बार्थोलिन फ्लूइड दैट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस. All right. So now the word, देखिए हमने क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग क्लाइटोरिस हेयर. क्लाइटोरिस के बाद इससे पहले हमने एक वर्ड नीचे यूज किया था यहां पे, फोरकेट. फोरकेट के बारे में मैंने देखिए, जब लेबिया माइनोरा ऊपर फ्यूज होती है तो क्लाइटोरिस नीचे की तरफ वापस में आके फ्यूज होती है, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? फोरकेट. एंड फोरकेट किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? फोरकेट इज ए लैंडमार्क ऑफ एपिसियोटोमी. मतलब एपिसियोटोमी का जो आपका सीजर होगा, एपिसियोटोमी सीजर या जो इंसिजन होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा? फोरकट के यहां से. सो फोरकट से हम लोग क्या करेंगे? दिस इज द एरिया, इट इज द साइट फॉर द इंसिजन ऑफ द एपिसियोटोमी. तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? इट इज द लैंडमार्क ऑफ एपिसियोटोमी. वहां से आपको सीधा नीचे जाना है, मतलब मीडियल जाना है या मीडियो लेटरल जाना है या केवल लेटरल जाना है, वो सारा डिसाइडिंग बाद में होता है. बट द लैंडमार्क विल बी दी फोरकट. ऑलराइट. तो हमारा जो थीम पॉइंट था, जो मेन बेसिक पॉइंट था, दैट वाज द वेस्टिबुल. और वेस्टिबुल के अंदर में हमने क्लाइटोरिस, फोरकट और इन सारी ओपनिंग्स के बारे में बेसिकली डिस्कस किया. फाइन. अब रिगार्डिंग द वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइना, हाइमन, इन सब के बारे में जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी लाइक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स. तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में बेसिकली हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होगा वेजाइना, हम वहां पे इसके बारे में फर्दर पूरा कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे. अब हमारे लिए यहाँ पे जैसे स्केंजे ग्लैंड एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे नीचे, स्केंजे ग्लैंड. ये जो स्केंजे ग्लैंड्स होती हैं, ये बेसिकली लेबिया माइनोरा के अंदर ही एम्बेडेड होती हैं, दसी हुई रहती हैं. बट स्केंजे ग्लैंड जो होंगी वो एल्कलाइन नेचर का ही फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं, बट इनका एग्जैक्टली फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. मतलब स्केंजे ग्लैंड का क्या बेसिक काम होता है, दैट इज इडियोपैथिक, मतलब अननोन. एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि स्केंजे ग्लैंड का क्या पर्टिकुलर फंक्शन है. तो अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार्थोलिन डक्ट एंड बार्थोलिन ग्लैंड, इन सब के बारे में डिस्कशन करना. तो मैंने कहा था वेस्टिबुल, वेस्टिबुल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वेस्टिबुल इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों था? बिकॉज हमने वेस्टिबुल के अंदर एक तो फोरकेट जो कि लैंडमार्क के लिए इंपॉर्टेंट था, एक क्लाइटोरिस, एंड क्लाइटोरिस के बाद में जो वेस्टिबुलर बार्थोलिन जो ग्लैंड है या बार्थोलिन डक्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करना है. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बार्थोलिन ग्लैंड, बेसिकली दीज आर द पेयर्ड ग्लैंड. ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं बार्थोलिन ग्लैंड, बेसिकली पी शेप की, छोटे से मटर के दाने के जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं. करीबन करीबन इनकी साइज होती है 0.5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 0.5 सेंटीमीटर. येलोइश व्हाइट कलर होता है. बार्थोलिन ग्लैंड का जो कलर है वो होता है येलोइश व्हाइट कलर. प्लीज याद रखना ये चीज. So basic color of the baर्थोलिन glands is the yellowish white color. Number 1 point. Number 2 point, shape P shape, approximate size 0.5 centimeter. 0.5 centimeter. Please याद रखना. बार्थोलिन glands are the paired structure and बार्थोलिन glands are basically they are embedded. मतलब क्या कहा था? दसी हुई रहती हैं. They are embedded in the labia minora. माइनोरा. और बार्थोलिन ग्लैंड के द्वारा जो डक्ट होती हैं, बार्थोलिन डक्ट, ये ओपन कहां पर होंगी? बार्थोलिन डक्ट ओपन अराउंड दी वेजाइनल ओपनिंग. तो वेस्टिबुल के अंदर, वेस्टिबुल के यहां पे जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, उस वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ जो बेसिकली बार्थोलिन डक्ट होंगी, दे विल ओपन ओवर देयर.
बिकॉज बार्थोलिन ग्लैंड का जो फ्लूइड होगा वो इसी एरिया के ऊपर आके रिलीज होगा या एक्सक्रीट आउट होगा। होप इट इज क्लियर नाउ। सो बेसिकली मैंने बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में आपको बताया, अभी इसका फंक्शन बता रहा हूं, रुकिए। फाइन। तो यहां तक बेसिक स्ट्रक्चर थी कि ग्लैंड का डक्ट है वो कहां पर ओपन होंगी, ग्लैंड पाई कहां पर जाती है फीमेल की बॉडी के अंदर, ये सब कुछ चीजें हमने क्लियर की। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं हम लोग। फाइन। नाउ बार्थोलिन ग्लैंड दे बेसिकली कंटेंट, बार्थोलिन ग्लैंड के पास बेसिकली टिश्यूज पाए जाते हैं जिनका नाम है सिक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू, सिक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू। ये सिक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू क्या सेक्रेशंस प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस दी एल्केलाइन सेक्रेशन। बेसिकली कैसे सेक्रेशंस प्रोड्यूस करेगा? एल्केलाइन सेक्रेशंस बेसिकली ये जो सिक्रेटरी एपिथेलियल ग्लैंड्स होती हैं दे प्रोड्यूस करती हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हो बार्थोलिन ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस दी एल्केलाइन नेचर फ्लूइड, दे प्रोड्यूस दी एल्केलाइन नेचर फ्लूइड। फाइन। अब इस एल्केलाइन नेचर फ्लूइड का कब रिलीजिंग होगा, ये कब रिलीज होगा? एल्केलाइन नेचर फ्लूइड बार्थोलिन फ्लूइड होता है दैट इज रिलीज एट द टाइम ऑफ मेनली, ये कब रिलीज होता है? रिलीज मेनली एट द टाइम ऑफ कोइटस। मोस्टली इट इज रिलीज एट द टाइम ऑफ कोइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बेसिकली ये एल्केलाइन नेचर का जो फ्लूइड होता है ये ज्यादा रिलीज होता है। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस एल्केलाइन नेचर फ्लूइड, इस फ्लूइड के क्या क्या काम होते हैं वो भी हमें देखना है। दिस फंक्शन, द एल्केलाइन नेचर फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन या फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है एट द टाइम ऑफ कोइटस। इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है कोइटस के समय बिकॉज ऑफ द पेनिस, दैट इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय द एल्केलाइन नेचर फ्लूइड। मतलब लुब्रिकेशन ऑफ द वेजाइना, सिंपली यू कैन से लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड। नंबर 2, ये तो हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन। नंबर 2 यू कैन से द बार्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड या बार्थोलिन फ्लूइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वेजाइनल पीएच, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वेजाइनल पीएच। मतलब वेजाइना की पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वेजाइनल पीएच, वेजाइना की पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, उस एसिडिक पीएच में जब स्पर्म का वहां पे इनसेमाइनेशन होगा, स्पर्म डिपॉजिट होंगे तो स्पर्म के डैमेज होने की रिस्क बढ़ जाती है। स्पर्म के डैमेज होने की रिस्क को कम करने के लिए वेजाइना की पीएच को कंट्रोल किया जाता है, उसको थोड़ा सा एल्केलाइन नेचर की तरफ लेके जाता है। और वो काम एक तो सर्विक्स के द्वारा, जो सर्विक्स की सर्वाइकल ग्लैंड्स हैं वो, और एक जो बार्थोलिन ग्लैंड का फ्लूइड है ये दोनों मिलकर वेजाइना की पीएच को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब हल्का कम करते हैं। अगर इतना ज्यादा एसिडिक हुआ वहां पे तो स्पर्म कभी भी वहां पे जीवित नहीं रह सकते, स्पर्म विल डेफिनेटली विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है। तो गाइज दीज आर द 2 बेसिक फंक्शंस, ये 2 मेन बेसिक फंक्शंस होते हैं किसके? बार्थोलिन ग्लैंड के फ्लूइड के, और यू कैन डायरेक्टली से दैट बार्थोलिन ग्लैंड्स के। फाइन। अब एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया मुझे। देखिए ये बार्थोलिन ग्लैंड्स तो बेसिकली जो बार्थोलिन ग्लैंड थी ये एट्रोफाइड हो जाती हैं, मतलब इनकी एट्रोफी हो जाती है बार्थोलिन ग्लैंड की। कब? आफ्टर दी मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में, मतलब मेनोपॉज के बाद में बार्थोलिन ग्लैंड धीरे धीरे सॉफ्ट होके ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये मेनोपॉज के बाद में होता है। फाइन। तो मेनोपॉज के बाद जब बार्थोलिन ग्लैंड का एट्रोफी हो जाएगा तो वहां पे वेजाइना के इस एरियाज के अंदर जो वेजाइनल ओरिफाइस का एरिया होगा वहां पे फ्लूइड नहीं होगा, बार्थोलिन फ्लूइड विल नॉट बी देयर। बार्थोलिन फ्लूइड जब नहीं होगा तो बेसिकली देयर इज रिस्क ऑफ डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब आप क्या कह सकते हो? डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है पेनफुल कोइटस, मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल कोइटस। क्यों हुआ पेनफुल कोइटस? पेनफुल कोइटस का क्या रीजन था?
पेनफुल कोइटस मतलब बिकॉज ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड वाज नॉट देयर, और जब वहां पे मेनोपॉज के बाद में भी जब फीमेल में कोइटस लाइक फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है अपने पार्टनर के साथ, तो उस केस में वहां पर फ्लूइड नहीं होने से शी विल हैव सीवियर फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन विल कॉज द पेन, और उस पेन वर्ड के लिए वहां पर मैंने यूज किया डिस्पेरियूनिया। मेनोपॉज मेनी फीमेल दे फेस द पेन और डिस्पेरियूनिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द एट्रोफी ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। तो आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और अबनॉर्मलिटी समझ में आई होगी। ऑलराइट, डिस्पेरियूनिया, फाइन। एक और चीज, जब हम लोग बेसिकली जब किसी पेशेंट के अंदर लेबर के समय में अगर लेटरल एपिसियोटोमी किया गया, क्या किया गया? लेटरल एपिसियोटोमी, देन ऑल्सो देयर इज अ हायर रिस्क फॉर द डैमेज ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। So the lateral episiotomy can also cause the damage of Bartholin glands. इसलिए यूजुअली lateral episiotomy is outdated, आज के टाइम में ये फॉलो नहीं होता, नहीं कर रहे हैं। उसका बड़ा कारण यही होता है, there is higher risk या higher probability for the damage of Bartholin glands. All right. Now, there's the basic things regarding the vestibule. It is totally completed. All right. So the external genital organs. Regarding the external genital organs, we have discussed regarding mons pubis, जिसको आप mons veneris भी कहते हो. We have discussed regarding labia majora, labia minora, then vestibule, the structures of the vestibule, Bartholin glands, the function of Bartholin glands. अब बार्थोलिन ग्लैंड होंगी, ये प्रोड्यूस कब करेंगी? मैंने बोला व्हेनेवर देयर इज नर्वस सप्लाई या नर्वस स्टिमुलेशन, बार्थोलिन ग्लैंड को जब कभी भी नर्वस स्टिमुलेशन मिलेगा, दे विल रिलीज, दे विल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ दिस बार्थोलिन फ्लूइड, और थ्रू द डक्ट। देखिए बार्थोलिन ग्लैंड जो होती हैं, दे आर दी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। बार्थोलिन ग्लैंड कैसी हैं? दे आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आई मीन दैट विद द हेल्प ऑफ डक्ट, जो ट्यूबिंग्स होगी उनके डक्ट होगी, वो डक्ट दैट विल ओपन इनटू दी वेजिनल ओरिफाइस, वहां पे ओपन होगी, उस एरिया में ओपन होगी, तो वो एरिया होगा उसका लुब्रिकेशन हो जाएगा, वहां पे उसका फ्रिक्शन नहीं होगा, फीमेल विल नॉट हैव सो मच ऑफ सीवियर पेन। फाइन। सो रिगार्डिंग द वल्वा वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। नाउ रिगार्डिंग द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, रिगार्डिंग द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, आई मीन दैट रिगार्डिंग द वेजाइना, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दी our upcoming session. So guys, I hope that till this classes, till this topic, you have completely understood about my topic regarding the gynecology, regarding its introduction, its basic female external genital organs. Now what is your task? अब जैसे सपोज आज के मैंने जिस लेसन में आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, अब आपकी टास्क क्या होगी? वंस यू कंप्लीट दिस कंप्लीट प्रेजेंटेशन, आप जैसे इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीटली गो थ्रू हो जाओ, व्हेन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सारा कंटेंट जब आप समझ में आ जाए, उसके बाद आपका काम होगा इससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास, जो भी यूजफुल क्वालिटेटिव, जो अच्छी क्वांटिटिव बुक्स हैं, उनके अंदर से आपके इनके क्वेश्चंस को फॉलो अप कीजिए कि सर ने ये चीजें बताई रिगार्डिंग क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सब कुछ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं। हम लोग हमारी तरफ से आपको मटेरियल देंगे, बट स्टिल यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम योर बुक्स, आप उनसे पढ़िए, तब जाके आप कंप्लीटली क्या होगा, आपका थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर है, आपका एमसीक्यू का पॉइंट क्लियर है, योर वन टॉपिक इज clear. All right guys, thank you.